डॉक्टर मेरा पेशा, नबीहा मेरा नाम, अली मेरी निस्बत वाह। और खान मेरी कास्ट। ये है अच्छा। डॉक्टर नबीहा अली खान। पहला मरीज जो था वो मर्द था, औरत थी, पहला ही केस ब्रेकअप था कैफे, रेस्टोरेंट, होटल, ये अलग अलग। कि किस तरह वहाँ लड़के जो है वो नशा कर रहे हैं, सिगरेटें भरी जा रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, नंगे लिबास पहन के, टाइट कपड़े पहनकर, और वो झुक रही है, गले उनके जो है वो खुले हुए हैं। वो डील कर लें हमारे साथ, रोक दें स्टोरी, दोबारा इस पे प्रोग्राम नहीं करना। करोड़ों रुपए की ऑफर्स हुई, लैंड क्रूजर्स की भी ऑफर्स हुई। किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो पहले उसकी मईशत को बर्बाद करो, दूसरे उसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करो। तो एक रात में वो 70,000 रुपया कमा लेंगी, जो 70,000 रुपया उन्होंने मेहनत करके जो है पूरे महीने में कमाना है। तो जो शीशा पीते हैं लोग, उनका दिमाग जो है वो माउफ हो जाता है। इस टाइम लगता 1,500 में शहीद तानु बदुआवां दे रहे हो। माँ अच्छी हो ना, नस्ल अच्छी होती है। नेपोलियन कहता है तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा। प्रपोजल आए कभी बहुत प्रपोजल्स आते हैं, दोस्तियों अभी भी यारियों आते के, क्या कहते हैं? हैं। अभी भी आते हैं प्रपोजल्स, तो आते हैं। जिस वक्त मेरे दुपट्टे को उसने खींचा, मैंने पीछे मुड़कर उसको थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ उसको पड़ा है और उसके यहाँ के ये 2 दांत निकल गए। हम कोशिश करेंगे आइंदा इंटरव्यू जूम पे कर लिया करें आपसे। स्टूडियो आने की कोई जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत गेस्ट के साथ मैं हाजिर हूं। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो वर्सटाइल जो है शख्सियत हैं, टीवी होस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, सोशल वर्कर हैं और सबसे बढ़कर दबंग हैं। और मैं इस तरह के दलेर और दबंग लोगों को बहुत पसंद करता हूं। आपकी तरह मेरी, आपकी, सबकी फेवरेट डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहबा। माय प्लेजर। बड़ी खुशी हुई, बड़ी देर से आपके मुंतजर थे। बस आपने बुलाया, मैं हाजिर हो गई। हम तो चाहते हैं आप हमेशा आए। आप बिजी बहुत हैं डॉक्टर साहबा। बस क्या करें, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 7 बजे से मेरा स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग सेशन और रात 12 बजे तक काम करती हूँ मैं। डॉक्टर नबीहा अली खान, ये जरा बताएं। डॉक्टर मेरा पेशा, नबीहा मेरा नाम, अली मेरी निस्बत वाह। और खान मेरी कास्ट। ये है अच्छा। डॉक्टर नबीहा अली खान। कमाल है, कमाल है। अच्छा जी, बचपन कैसा था? पैदाइश कहाँ हुई? घर का माहौल क्या था? जरा यहाँ से शुरू करते हैं। बचपन मेरा लाहौर में पैदा हुई मैं, और लाहौर में ही बड़ी हुई, लाहौरी ही हूँ। और हमेशा से माल रोड की साइड में हमारा घर था, वहाँ पे मतलब ये अंदरून ही लाहौर कह लें आप। तो उसके बाद जो है वो हमेशा से लाहौर शहर से कभी बाहर रिहाइश के लिए नहीं निकले, लाहौरी ही हैं, लाहौर से ही ताल्लुक़ है। और घर का माहौल जो है वो बहुत सादा था। वालिद साहब की डेथ हो गई जब मैं 2 क्लास में थी। ओह। बहन भाई छोटे थे, 2 भाई और 1 मैं बहन हूँ। तो भाई छोटे थे मेरे, और मेरे शायद जो छोटा भाई है उसको तो याद भी नहीं है फादर, वो सिर्फ 2 साल का था। हम्म। तो वालदा के साथ ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी, और वालदा इंतहाई सादी खातून, लेकिन इंतहाई पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी। और अभी 1 महीना पहले उनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। उनके साथ मेरी जर्नी, वही मेरी दोस्त, वही हम्म। मेरी माँ, सब कुछ मेरे रिश्ते जो है वो उनके साथ ही मुंसलिक थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने तरबियत मुझे दी, जिस तरह से मैंने उनको मेहनत करते देखा, जिस तरह से मैंने उनको, हमारे फादर के बाद हमारी तरबियत में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी। वो एक बेहतरीन माँ, बेहतरीन कंपेनियन और एक बावफ़ा बीवी भी थी, हम्म। क्योंकि उन्होंने, वो जिस शौहर के नाम पर आई थी, उसी शौहर के नाम पर जो है इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। वाह। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरी वालिदा को जगह भी मेरे वालिद साहब की कब्र के बिल्कुल साथ मिली है। हालाँकि 20 साल पहले वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इतने सालों बाद भी जगह जो है वो बिल्कुल उनके साथ वाली जो है वो उनको मिली है। ये मोहब्बत मैं, मेरी समझ में शायद मैं इसको कभी ना समझ सकूँ, लेकिन मेरी वालिदा हमेशा एक बात कहती थी कि मेरे वालिद साहब का और उनका ताल्लुक बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हुई तो वो 40 साल के भी नहीं थे। फिर उस सिचुएशन में एक बच्ची पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, घर की बड़ी भी थी, पढ़ना भी था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब चीज़ें जो है वो मेरे साथ चल रही थी। और वालिदा की तरबियत ऐसी थी कि मीडिया में काम करने के लिए जो है मुझे नहीं पता था कि मैं मीडिया में आ जाऊँगी, या मीडिया जो है वो मेरा कोई घर
दूसरा घर बन जाएगा। मैं ऐसे ही बस छोटी बच्ची ने एक लेटर लिखा पीटीवी शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब को, और मैंने उसमें लिखा कि मेरे फादर नहीं हैं और मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने बहन-भाइयों के लिए, तो क्या आप मुझे कोई प्रोग्राम देंगे? तो मुझे नहीं पता था कि उस टाइम जो है वो जीएम थी मुनज़्ज़ा हाशमी, और शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब जो है वो सारा प्रोग्राम हेड थे वहाँ के। उन्होंने कहीं मेरा लेटर जो है मुनज़्ज़ा हाशमी को पहुँचा और शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब ने मुझे बुलाया कि बेटा आपका लेटर आया है और आज तक ज़िंदगी में किसी ने पीटीवी लेटर नहीं लिखा। तो ये आपने मुझे लेटर लिखा है, तो आप क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं कोई प्रोग्राम होस्ट करना चाहती हूँ और मैं इस तरह से जो है वो अपने ये स्कूल में भी जवाबी डेवलप खत आया करती हूँ। है? नहीं, नहीं, मुझे फ़ोन आया फिर अच्छा, कॉल पीटीवी आ से, गई। पीटीवी से फ़ोन आया, फ़ोन मैंने नंबर। नंबर दिया था। ओके, ओके, हाँ, ओके। मेरी अम्मी के पास उस टाइम इंस्टा का फ़ोन होता था, अच्छा। तो वो उसका नंबर था, तो वो मैंने वही नंबर जो है वो दिया था। तो उसी नंबर पे फ़ोन आया पीटीवी से, और 042 का नंबर आज भी मुझे याद है कि हुँ। पीटीवी का वो जो लैंडलाइन नंबर होता है चैनल का, वहाँ से कॉल आई थी और मैं बहुत खुश हुई। तो पहली दफ़ा मैं बड़ी तैयार होके जब पीटीवी गई कि मैं अपने आप को स्टार फ़ील कर रही थी। कानों में मैंने झुमके बड़े-बड़े पहन लिए और बड़ी जो है वो तैयारी के साथ गई हूँ। तो शौकत ज़ैनुल आबिदीन साहब ने, जब मैं उनके सामने जाके बैठी हूँ, मुनज़्ज़ा हाशमी बैठी थी, वो बैठे थे और 1-2 और प्रोड्यूसर्स बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, "बेटे सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये जो आपने इतने बड़े-बड़े झुमके पहने हुए हैं ना, ये एक एंकर की जो है वो ये लुक नहीं है। हुँ। आपने आज के बाद झुमके नहीं पहनने, आपने टॉप्स पहनने हैं।" अच्छा, उस वो दिन और आज का दिन मैं टॉप्स पहनती हूँ। ओके। मैं लंबे-लंबे झुमके नहीं पहनती। उन्होंने कहा, "अच्छा मैं तुम्हें एक शर्त पे शो दूँगा, अगर ये स्क्रिप्ट मेरे पास है, एक नया प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम की अगर आपने होस्टिंग करनी है तो आप ये स्क्रिप्ट बगैर पढ़े जो है वो ऐसे ही बोलो, मैं हुँ। देखूँ आपकी उर्दू कैसी है।" अच्छा मैंने वैसे ही बगैर पढ़े जो है वो उसको स्क्रिप्ट को पढ़ के उनको सुना दिया, छोटी-सी तो थी। तो वो उन्होंने कहा, "आपकी तो उर्दू बड़ी क्लियर है, इतनी अच्छी उर्दू।" वो मेरी वालदा की वजह से मुझे गिफ्ट मिली थी, उनकी हुँ। उर्दू बहुत क्लियर थी, वो मुझे पढ़ाती थी, वही उनसे ही मैंने कुरान पाक भी पढ़ा, कुरान पाक को तर्जुमे से भी मैंने अपनी वालदा से ही पढ़ा, ये सारी तरबियत मेरी वालदा की थी। उसके बाद मुझे प्रोग्राम मिल गया। हुँ। वो प्रोग्राम मिलना था कि वहाँ पीटीवी में और प्रोड्यूसर्स भी कहते थे ये बच्ची बड़ी एक्टिव है, तो मैं मेरा अपने स्कूल, घर और पीटीवी ये टाइम जो है वो गुज़रता था। उसके बाद टाइम गुज़रता रहा तो मेरी वालदा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम इतना ज़्यादा काम करो, तुम्हारी पढ़ाई डैमेज हो रही है, मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ो और कुछ बनो। तो फिर मैंने जो है वो थोड़ा काम स्टार्ट किया, एक आधा शो जो है वो बस होस्ट कर लेती थी। वहाँ से 10,000 पहला चेक 10,000 का था मेरा। उस टाइम 10,000 बड़ी रकम होती थी। तो हमें जो है वो मेरे घर का जो है वो सेटअप बड़ा अच्छा चलना शुरू हो गया। हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे थे। फिर पढ़ाई भी की, स्कॉलरशिप पे पढ़ा। उसके बाद थोड़ा काम किया और साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट की। सेंट जोसेफ से जो है वो मेरी स्टार्टिंग जो है वो तालीम थी। फिर उसके बाद कूपर रोड कॉलेज में एडमिशन हो गया, घर के करीब था। हुँ। तो वहाँ पर जो है वो एडमिशन हो गया, कुछ अरसा वहाँ रही, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। फिर वहाँ पर जो है मेरा एडमिशन हो गया। वैसे तो मेरा क्वीन मैरी और कनेड में भी एडमिशन हो चुका था, लेकिन क्योंकि घर से दूर था और मेरी वालदा जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी मुझे लाना-ले-जाना, तो इस वज़ह से मैं नहीं जा सकी। और उस टाइम में इतनी कोई बसेस भी नहीं होती थी कि वहाँ से खुद ट्रैवल करके आप आ जाएँ। तो इसलिए फिर मेरी इसी तरह से जो है मेरी सिचुएशन रही। फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जब अपनी तालीम कंप्लीट की साइकोलॉजी में, उसके बाद मेरे लिए सबसे बड़ा मामला ये था कि अब स्पेशलाइज़ेशन कहाँ से करनी है। हुँ। स्पेशलाइज़ेशन के लिए मैंने प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लान किया कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने मीडिया की तरफ रुख किया कि मैं शायद मीडिया से थोड़े पैसे कमाऊँ, स्पेशलाइज़ेशन के लिए बाहर जाऊँ और वहाँ से जो है वो पढ़ाई कंप्लीट करूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे और मीडिया में काम करने के बावजूद भी इतने पैसे नहीं मिलते थे। तो करूँ तो क्या करूँ? अब ये मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया। मैंने कुछ शूट्स भी शुरू कर दिए ब्रांड्स के, कुछ और काम भी जो है वो ड्रामाज़ में भी काम करना शुरू किया। प्लेज़ भी मैंने जो है वो एज़ आर्टिस्ट जो है वो एज़ एन एक्ट्रेस जो है वो किए। तो ये सारा काम, ये मेहनत जो है वो मैंने जारी रखी, मैं रुकी नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात जो है वो एक प्रोड्यूसर से हो गई और मुझे फ़िल्म में काम करने का बड़ा शौक था और वो फ़िल्में बनाते थे। तो मैं उस टाइम एफ़एम 100 पे जो है वो प्रेज़ेंटर थी और एफ़एम 100 पे मेरा प्रोग्राम चलता था गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो वो सब लोग बड़े शौक से सुनते थे और बड़ा जो है वो मेरा उस टाइम, और हादी और निकी के नाम से भी हमारा एक प्रोग्राम चलता था एफएम 100 पे। वहाँ से मैं शिफ्ट हुई, प्रोड्यूसर से मुलाकात हुई और फिर वो प्रोड्यूसर मेरे शौहर बन गए। तो उन्होंने मुझे चांस तो नहीं दिया ड्रामे में, ना ही किसी फ़िल्म में चांस दिया। उन्होंने मुझे कहा जी मैं तो आपसे शादी करूँगा। तो अब मेरे लिए ये मामला था, उन्होंने कहा आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट होगी, आप पढ़ेंगी भी और ये सारा कुछ भी जो मैं आपको जो है सपोर्ट करूँगा।
मैंने कहा ठीक है, ये तो मेरा मसला ही आसान हो गया। अल्लाह ने मेरे रास्ते खुद ब खुद आसान किए। मैंने कभी मेहनत का साथ नहीं छोड़ा, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और डिटर्मिनेशन से काम करती रही। लेकिन मैंने कभी समझौता भी नहीं किया अपनी इज़्ज़त पे। रिस्पेक्टेडली काम किया, थोड़ा काम किया मगर इज़्ज़त से काम किया। थोड़े पैसे कमाए मगर इज़्ज़त से कमाए, जो कि मेरी वालिदा का यही मेरे साथ था कि तुमने इज़्ज़त से पैसा कमाना है। अच्छा, ये सब चीज़ें चलती रहीं, शादी भी हो गई। शादी के बाद मैंने अपनी स्टडीज़ भी जो है वो कंप्लीट की। फिर उसके बाद जो है वो दुबई यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन भी लिया, वैसे भी वहाँ जो है वो एडमिशन हो गया मेरा। फिर वहाँ से जो है वो बकाया तालीम हासिल की और उसके बाद शादीशुदा लाइफ़ जो है वो मेरी 4 साल रही। 4 साल में जो है वो मैंने कोशिश ये की कि मुझे प्रॉपर तरीके से मैं अपनी शादीशुदा लाइफ़ को टाइम दूँ, अपने शौहर के साथ वक़्त गुज़ारूँ। मैंने उनके लिए खाना बनाना सीखा, मुझे नहीं आता था। मैंने घर के काम करने सीखे, मुझे नहीं आते थे। मैंने उनके कपड़े इस्त्री करने, मैं मुलाज़िमों को काम करने नहीं देती थी। कपड़े खुद इस्त्री करती थी अपने शौहर के। मुलाज़िमों ने आपको रखा हुआ था? मुलाज़िमों ने मुझे रखा हुआ था। मुलाज़िम जो है बैठे रहते थे सामने और मैं कहती थी तुम रुक जाओ, नहीं मैंने हौस का काम खुद करना है। अच्छा, बड़े हाँ, सयाने मुलाज़िम होते हैं। वो हाँ, उन्हें नोक करके पूछेंगे कि वो वॉशिंग मशीन में ना सर्फ़ कितनी डालनी? हाँ, लेकिन आपको उठा देना उन्होंने। हाँ, फिर बिल्कुल। थोड़ी देर बाद कुछ और पूछ लेंगे। वो बंदा कहता है मैं आप ही कर लेना उठ के। हाँ, तो मेरे घर में 8 मुलाज़िम थे और इसमें से 3 ड्राइवर थे और बाकी खाना पकाने के लिए भी खातून थी। बच्चे जब मेरा बेबी हुआ है तब उसको सँभालने के लिए भी एक बच्चा भी था, एक बड़ी खातून भी थी। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन मैं अपने बच्चे को भी मैंने खुद पाला। अपने बच्चे के फ़ीडर बनाने से लेके और हर काम जो है वो मैंने खुद किया और अपने शौहर का भी सारा काम खुद किया और मुझे बहुत बुरा लगता था कि अगर कोई नौकरानी ये कहे कि मैं जो है वो भाई के कपड़े इस्त्री कर देती, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी कपड़े इस्त्री। मुझे आते हैं, तो वो कहते हैं बाजी आपको नहीं आते हैं कपड़े इस्त्री करने। मैं कहा मैं सीखूँगी, मुझे आते हैं मैं करूँगी। तो वो जो है वो मैं उनसे सीखती थी। मैंने मुलाज़िमों से सीखा, कपड़े इस्त्री करना, रोटी बनाना, अपनी अम्मी से सीखा, खाना बनाना। मेरी अम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, उनके हाथ में बहुत टेस्ट था। वैसा टेस्ट तो नहीं है मेरे हाथ में, लेकिन मैं खाना बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को ये था, मेरी मतलब क्रेडिबिलिटी ये है कि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ का खाना पसंद था। वो फिर जब उन्हें आदत पड़ गई थी मेरे हाथ का खाना खाने की, तो फिर उन्होंने कोई और खाना नहीं खाना था होता था। फिर जो है वो ये मेरी लाइफ़ है और उसके बाद साथ-साथ जो है वो अपनी मेहनत। हाँ, एक चीज़ मैंने उनसे जो है वो वादा लिया था कि आप कभी मुझे मीडिया में एज़ एन एंकर काम करने से रोकेंगे नहीं। ये मेरी उनके साथ कमिटमेंट थी और उन्होंने कहा कि जब आप डॉक्टर बन जाएँगी, जब आपको जो है वो डिग्री मिल जाएगी, तो आप मीडिया में स्पेसिफ़िक काम करेंगी, ये आप मुझसे वादा करें। कि हुँ। फिर आप अपनी क्लिनिक को टाइम देंगी, आप अपने पेशेंट्स को टाइम देंगी, मैं आपके लिए आपको सपोर्ट करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन फिर आप किसी एक चैनल के साथ एसोसिएट होंगी। वही बात कि मैं 13 साल से एक ही चैनल के साथ एसोसिएट रही, अब तक भी वहीं पर हूँ और एज़ अ गेस्ट तो आप मुझे मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते रहते हैं, लेकिन एज़ एन एंकर पर्सन मैं सिर्फ़ एक ही चैनल पर हूँ। कोहिनूर के साथ हैं। कोहिनूर न्यूज़ के साथ। और कोहिनूर जैसे चैनल के साथ जो है वो एसोसिएट होने का मकसद ये था कि मैं वहाँ बड़े रिस्पेक्टेडली बैठी हुई हूँ। मुझे कोई किसी किस्म की जो है वो हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे कभी जो है वो वहाँ से कोई बदतमीज़ी का सामना नहीं करना पड़ा। और जो चैनल के ओनर हैं उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया और बाकायदा मुझे बड़ा सपोर्ट किया। सपोर्ट इस काइंड ऑफ सेंस में कि मेरी मेहनत देख के। कंटेंट की आज़ादी होती है, अपनी मर्ज़ी से करती हैं या कंटेंट की आज़ादी थी मुझे। मुझे हाँ। कोहिनूर में ये बेनिफिट मिला कि मुझे कंटेंट की आज़ादी थी, किसी ने मुझ पर जो है वो मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया। मैंने अपनी मर्ज़ी से काम किया और जो मुझे बेहतर लगता था मैं बोलती थी। प्रोड्यूसर को शायद ये भी नहीं पता होता था कि इसने क्या बोलना है। लेकिन हाँ, ये था कि हमें जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया का आपको पता है कि एक लुक होता है या हमें जितनी बात करनी होती है, उतनी बात जो है वो की जाती थी और मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पैमरा के रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको मैं फ़ॉलो करती थी। उसके बगैर जो है वो नहीं बात आपने तो करती थी। लाइव भी किए ना शोज़? जी, लाइव 8-8 घंटे की ट्रांसमिशन की है। लाइव शो। लाइव मैंने बहुत काम किया और मैंने लाइव ही ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं। हुँ। मतलब मेरा तो रिकॉर्डिंग का था ही नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग से ज डर लगता था कि रिकॉर्डिंग में इतना-इतना टाइम वेस्ट करेंगे, लाइव प्रोग्राम करें, मैं 1 घंटे में फ्री हो जाऊँगी। 1 घंटे का लाइव शो जो है वो मेरे लिए बड़ा बेस्ट था। तो बस डिबेटर रही हूँ, ऑल पाकिस्तान डिबेट कॉम्पिटिशन्स बहुत से विन किए, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 3 गोल्ड मेडल है मेरे पास और 3000 से ज़्यादा सर्टिफ़िकेट्स हैं मेरे पास, जिसमें आप करैक्टर सर्टिफ़िकेट कह लें, बैनुल अल कुलियाती मुकाबला जात में जो है फर्स्ट प्राइज़ विन किया और कुक वैसे भी ए प्लस कुकिंग दा भी ग्रेड। मिल गया होना कोई? कुकिंग कुकिंग का कुकिंग का जो है शादी के बाद मिला सर्टिफ़िकेट। अच्छा, मैं 2 चीज़ें उनकी वज़ाहत कर दूँ यहाँ पे। हाँ, एक तो डॉक्टर साहिबा ने जो ज़िक्र किया है नाज़रीन, मुनीज़ा हाशमी, उस वक़्त की जीएम पीटीवी, जी, ये लेजेंडरी फैज़ अहमद फैज़ की साहबज़ादी हैं, ये जी, बताना ज़रूरी है। जी। और जिन साहब का इतना तज़किरा हो रहा है, जिनके लिए इन्होंने खाना सीखा, वो मेरे दोस्त थे।
हाँ, और मैंने उनके साथ बहुत खाने खाए और हाँ। बड़े ही एक खूबसूरत आपका बहुत अच्छा शख्सियत, ताल्लुक था मेरा उनसे। बहुत हाँ, बड़ा ज़बरदस्त गहरा ताल्लुक था। उनके साथ जो और है। मेरी शादी से पहले ही ताल्लुक था हाँ जी, आपका हाँ जी, हाँ जी। उनसे। ऐसे ही है। तो अच्छा अब जो है आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी जी, बिल्कुल। और पहला मरीज़ जो था, हुँ। वो मर्द था, औरत थी? पहले तो हाँ। ये बताएँ हुँ। और क्या कैफ़ियत थी कि पहला मरीज़ अब चेक कर रही हैं आप? पहला मरीज़ जो मेरे पास आया वो एक स्टूडेंट था हुँ, और सीएसएस कर रहा था अच्छा, और वो एक वेल नोन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। ठीक है। उसको जो है वो मेरे पास रेफ़र किया था जिन साइकियाट्रिस्ट के साथ मैं प्रैक्टिस कर रही थी उन्होंने। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब भाई आपका पहला पेशेंट है, चलें आप इसको जो है वो डील करें। अब वो एंग्ज़ायटी पेशेंट था और दूसरे ये कि उसको अक्सर औक़ात ऐसा फ़ील होता था कि जैसे उसकी बात कोई सुन रहा है और उसको जो है वो डरावने ख्वाब आते थे और उसे ऐसा लगता था कि वो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा और वो सीएसएस के लिए कभी जो है वो मतलब वो विलिंग ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता या कर ही नहीं सकता। उसने बिल्कुल ठान ली थी कि मैं नहीं कर सकता। आज वो लड़का जो है, वो माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया में है। हुँ, हुँ। और जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जो उसको ऑथेंटिक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है साइकोलॉजिकल, उस पर भी मेरी ही स्टैम्प और मेरे ही साइन थे। अच्छा, वाह! तो वो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने जो है वो उसको एक्सेप्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पहला ही केस शानदार रहा और मैं उस लड़के को, उस बच्चे को ये समझाने में कामयाब हो गई कि ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है। ज़िंदगी किसी के वो उसका ब्रेकअप प्रॉब्लम था, पहला ही केस ब्रेकअप था। अच्छा, ब्रेकअप इश्यू था और वो इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। वो लड़की उसको उसकी शादी हो गई थी कहीं हुँ, और वो उसके पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, वो बड़ा परेशान था कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ? तो वो बेचारे का ब्रेकअप इश्यू जो है वो फिर उसे उस चीज़ से निकाला। अच्छा ये मुझे तकरीबन 8 से 12 सेशन लगे उस लड़के को ये समझाने में कि किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। हुँ। 8 से 12 सेशन ये पहला स्टेप था मेरा। और उसके बाद जो है वो उसने कंटिन्यू उसको किया, मैंने उसको लीव थेरेपीज़ और बहुत सारी थेरेपीज़ जो है वो दी, जिससे उसका स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ख़त्म होना शुरू हुआ और उसे ज़िंदगी में ये एहसास हुआ कि मुझे पढ़ाई करनी है। और आज वो माशाल्लाह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। मेरा ख़्याल है उसका सीएसएस कंप्लीट हो चुका है और अब वो मुझे अक्सर औक़ात जब मैसेज करता है तो वो कहता है डॉक्टर मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे बेहतरीन शख्सियत है तो वो आप हैं, जिसने मुझे सबसे पहले जो है वो ये सिखाया कि ज़िंदगी क्या होती है, वरना मैं तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हुँ। मुआशरे में आपको कहीं-कहीं नफ्सियाती मरीज़ मिले या नफ्सियाती मरीज़ों में कहीं-कहीं ठीक मिले? मुझे ज़्यादातर तो नफ्सियाती मरीज़ ही मिले। कहीं न कहीं कोई न कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम जो है वो हर शख़्स के साथ चल रहा होता है। देखिए डिप्रेशन तो हर जगह है। इंसान किसी भी चीज़ की वज़ह से डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेशन जो है उसका लेवल किसी भी वज़ह से बेसिकली हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है या मैंने जो अपनी रिसर्च की मुझे हुँ, लगा कि बिहेवियर इश्यू है। हमारे यहाँ रवैयों का प्रॉब्लम है। हुँ, रवैये ठीक नहीं है लोगों के साथ जिसकी वज़ह से लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं। लोगों का एतबार टूट जाता है। लोग अगर शादी करते हैं तो अच्छा कंपेनियन नहीं मिलता, हमसफ़र अच्छा नहीं मिलता। प्रॉब्लम सारी बिहेवियर की है हुँ। और मेरी एक्सपर्टीज़ भी बिहेवियर साइकोलॉजी में थी और एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में थी। अभी तो मैंने सिर्फ़ बिहेवियर पे काम किया है पाकिस्तान में। अभी तो मैंने एब्नॉर्मल साइकोलॉजी पे काम ही नहीं किया। हुँ। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में तो जो एक साइकोलॉजी है जिसमें आप कहते हैं कि इसको पूरा सिचुएशन अगर आप इसकी देखें कि मतलब क्रिमिनल माइंड क्या होता है, हुँ, क्राइम क्या होता है, क्राइम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। राइट। अभी उस पे तो काम ही नहीं हुआ, उस पे मैंने अभी तक बात ही नहीं की। वो भी इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक़्त में जो है वो इस पे काम करूँगी। पाकिस्तान में अभी तक इस चीज़ को जो है उस तरह हाइलाइट नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो है वो रोज़ाना क्राइम के मामलात बढ़ रहे हैं। खूनी रिश्ते जो है वो एक-दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये किस तरह डेवलपमेंट होती है? ये बिहेवियर कैसे बनते हैं? मरियम नवाज़ कल कह रही थी कि क्राइम की रेशियो बहुत कम हो गई हमारे यहाँ, क्राइम सीसीडी की बनी रेशो है। देखिए सीसीडी ने तो अभी 1 महीना हुआ है काम शुरू किया है, शायद 1 महीने से भी कम हुआ है। तो सीसीडी से पहले जो है वो अगर आप किसी ज़हनी मरीज़ से आपका पाला पड़ जाए, तो सीसीडी उसके लिए क्या करेगी? आपके यहाँ जब तक नशा ख़त्म नहीं होगा, सरेआम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जो है वो नशा सप्लाई होता है, जब तक आप जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक सीसीडी क्या करेगी? सीसीडी एक अच्छा काम कर रही है, मैं एप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन कानूनी और आईनी तौर पर जो है वो बहुत सारे मामलात जो है इसमें देखे जा रहे हैं जिसमें अदालत की तरफ से भी इनको बहुत सारी जो चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिसने गुनाह किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहबा वो जो बात आप कर रही थी क्राइम की, तो अभी आपने धमाका किया बहुत बड़ा कोई जो कैफ़े हैं, जी।
उसमें कोई एक्टिविटी बड़ी बिलो द बेल्ट एक्टिविटी देखी आपने और खुद आपने इन्वेस्टिगेशन की, वहां गई? जी और उससे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि कैफे, रेस्टोरेंट, होटल ये अलग 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 डोमेन्स हैं। कैटेगरीज हैं और जी डोमेन्स कैटेगरीज हैं। हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। आप बात कर रही हैं कैफेज की जो शीशा शहर भर में कैफेज खुल की। गए हैं और शीशा। रात भर खुल गए हैं, जी वो है क्या स्टोरी, जरा वो तो बताएं। अच्छा, ये बात है शीशा कैफेज की। हमारी ना अवाम को क्योंकि समझ शीशे पे तो बूझ पाबंदी इतनी है, नहीं है जी, शीशे पे पाबंदी पाबंदी है। है। लेकिन उसके बावजूद ये जो कैफेज खुले हुए हैं जोहर टाउन में, लाइन में 40-40 कैफे खुले हुए हैं। यहाँ पे अंदर खाने शीशा प्रोवाइड किया जाता है। शीशा पीने के लिए जो है वो नौजवान नस्ल को यहाँ पर सिर्फ शीशा ही नहीं चल रहा, हाँ। बल्कि मुख्तलिफ किस्म की जो है नशे वो सरेआम जो है वो चल रहे हैं। वहाँ पे खवातीन वेटर्स जो हैं वो मेजॉरिटी, मैं सबकी बात नहीं करती हूँ, ना मैंने सबकी बात कभी की है। उन शीशा कैफ़ों में जो वेटर्स काम कर रही हैं, उनके लिबास से लेके उनके अंदाज़ और उनकी हरकतों तक बेहयाई जो है, वो सरेआम चल रही है। पहले एक हीरा मंडी होती थी, मैंने इनको मिनी हीरा मंडियाँ करार दिया। ओह! मैंने इस पर जो है वो बाकायदा व्लॉग किया, मैं आज भी कायम हूँ, मेरे पास वीडियोज़ मौजूद हैं। हाँ। बल्कि आप वो चलाएँ वीडियोज़, आप दिखाएँ कि किस तरह वहाँ लड़के जो है वो नशा कर रहे हैं, सिगरेटें भरी जा रही हैं, नाच गाने हो रहे हैं, लड़के सारे इकट्ठे होके जो है वो डांस पार्टी चल रही है और ये सारे ड्रंक हैं। अच्छा। ये सारे ड्रंक हैं जो ये नाच रहे हैं स्क्रीन पर। और दूसरी बात ये कि खवातीन जो है वो खुद शीशा पहले पीती हैं, अपने मुँह से लगाती हैं और उसके बाद जो है वो उस लड़के को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। गैर मर्द के सामने हमारी औरत की जो तज़लील वेट्रेस बना के की जा रही है, क्या ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो है ये होना चाहिए? क्या एक औरत को जो है वो वेट्रेस के तौर पर जो है नंगे लिबास पहन के, टाइट कपड़े पहनकर और वो झुक रही है, गले उनके जो है वो खुले हुए हैं और वो आगे आके जो है वो चाय रख रही हैं। ये कोई तरीका है? मतलब ये कोई असूल है? वहाँ पे नंबर एक्सचेंज हो रहे हैं। सुबह 4 बजे के बाद जो है वो वहाँ पर इस तरह के जो है मामलात चल जाते हैं, घर उजड़ रहे हैं। मैंने तो साफ बात की है, बिल्कुल घर उजड़ रहे हैं। अच्छा। मैंने तो ये बात जो है इन वो कैफेज ऑथेंटिक की मैं तो वजह आज से भी कह रही हूँ। और वहां पे कवाली हो रही है, बज़ाहिर कवाली कव्वाली जो हो कि रही है, एक पैसे उड़ाए जा रहे हैं। अच्छा। एक वो जो कभी माहौल होता था ना हीरा मंडी का, कि वहाँ पर एक स्पेसिफिक चंद वक़्तों में जो है वो रक्सो सरूर की महफ़िलें और एक सजती थी, मखसूस एरिया था मखसूस एरिया और था। करीब-करीब के शहरों से लोग आते थे वहां जी, पे। और वहाँ पैसे उड़ाए जाते थे, हाँ जी। और अय्याशी की जाती थी, उस लड़कियाँ वहाँ फिर रही होती थी। ओके। यही यही माहौल है। अच्छा, कमाल हो गया। जी। आपने खुद अपनी आंखों से देखा सारा कुछ? ये मैं आपको वीडियोज़ आप देखें ना, चलाएँ वीडियोज़ आपको पता चलेगा, मैं वीडियोज़ प्रोवाइड करती हूँ आपको। अच्छा। मैं तो ऑथेंटिकली मेरे पास तो प्रूफ़ है ना, मैं प्रूफ़ के साथ बात करती हूँ। मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की है। 2 साल से कितने एंकर्स ने मेन स्ट्रीम मीडिया के जो है वो इनके खिलाफ वीडियोज़ की हैं। लड़कियाँ वहाँ पे बेहयाई, इवन वहाँ पे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आने वाली लड़कियाँ भी जो है, वो बैठी हुई इन हैं। कैफेज में आपको कोई फैमिली नजर नहीं आई? कोई नो, नो, यानी कि नो, कोई कोई फैमिली नहीं। अच्छा फैमिली है ही नहीं, ये फैमिली बल्कि कैफ़ेज़ इन्होंने है ही लिख नहीं। के लगाया होगा फैमिली नॉट अलाउड। हाँ जी, फैमिली नॉट अलाउड, यस। वहाँ अच्छा। बीवियों को लेकर आएँगे, जहाँ पर जो है वो बैठे हुए शीशा पी रहे हैं लड़के और जहाँ पे जो है वो नशे चल रहे हैं, वहाँ पे बीवियों को लेकर आएँगे लोग। मैं छोटी सी यहाँ पे बीवियों से गुजारिश कर छुप दूं, के आते हैं। छोटी जी, सी गुजारिश कर दूं, जी। बीवियों से छुप के आते हैं वो। आप खुद इन्वेस्टिगेटिव ये जर्नलिस्ट हैं, आप खुद बताएँ। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप भी इसकी तस्दीक अगर कर आप सकते मौका हैं। दें। जी। आप थोड़ी देर के लिए होस्ट हैं। वो ये हुआ कि ये जो आपने बहुत बड़ी बात कर दी है कि हीरा मंडी जो है ना, जी, वो जब उसमें पाबंदी लगाई गई तो उससे जी, पहले करीब-करीब के जो शहर थे, जी, वो लोग आया करते थे जी, और उनका वीकेंड कुछ और बनता था, लाहौर का वीकेंड कुछ और होता था। बिल्कुल। जैसे इन कैफ़े में मैं बताता हूँ कुछ किरदार आते हैं हुँ, कसूर से, गुजरांवाला हुँ, से, वो उनका वीकेंड बनता है थर्सडे नाइट। थर्सडे नाइट को सैटरडे नाइट जैसा रश मिलेगा आपको। सही, घर सही। उजड़ने वाली आपकी बात से मैं 1000% जी, इत्तेफाक करता हूँ। जी। मैंने जब रिसर्च की तो मैंने कसूर के 1-2 लोगों को चेक किया कि आप किस चक्कर में आते हैं? उन्होंने सही। कहा वहाँ पे फलां खातून के लिए हम आते हैं। हाँ, अब वो यस। पूरी जुमेरात की रात वहाँ पे गुज़ारनी है। घर वो कह के मैं दाता साहब जा रहा हूँ। जी, ठीक है? जी, वो पूरी रात अच्छा वहाँ पे अच्छा वो कैमरों से बच रहे होते हैं। आपकी हिम्मत है डॉक्टर साहिबा, जी, आपने ये वीडियोज़ बना ली। जी, कैमरे-शैमरे के पे बड़ा ध्यान रखा जाता है। वो जी। हुआ ये कि वो हीरा मंडी जब बंद हुई, वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ-साथ थिएटरों में कन्वर्ट हो गई। हुँ, जब थिएटरों से फैमिली भाग गई, हुँ, फैमिली ने आना बंद कर दिया। हुँ। ये अज़मा बुखारी जो हैं उनके जी, क्रैकडाउन से पहले तक सही। फैमिली थिएटर में नहीं आती थी। नहीं आती वो थी। तमाम लवाज़मात हाँ, आप जो है ना वो मिनरल वाटर की बोतलें चेक करें इनकी जी, जाके, जी, जो फ्रंट पे सोफे लेके बैठे हुए हैं। जी। 3000 की टिकट में बगैर पुलिस के छापे के डर के जो मर्जी वही मुजरा देख रहे हैं बिल्कुल सही। वो पैसे भी फेंक रहे हैं, हुँ, औरत के वो डांसर पे पानी भी फेंक रहे हैं, जी। वो सर अब वो जो क्राउड है वो कैफेज में आना शुरू हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा बिल्कुल। बदकिस्मती की बात यह है
कि कवाली जो है उसमें कलाम पढ़ा जाता है, कलाम पढ़ा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही। ये जो है एक सूफियों की सिन्फ है जी कवाली। जी तो और हजरत अमीर खुसरो से ये शुरू होता है मामला। जी, बिल्कुल। तो वो सामने कवाली हम्म और इधर मंशियात, हम्म इधर वो ड्रिंक जी, और उधर वो बेहयाई। बेहयाई ये औरतें। आम है, जी, ये आम है। आम है। कैफे जो है ना, अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा था, जी मरियम नवाज साहब ने अभी कोई एक्शन लिया जी। कि वो जो है ना ड्रेन्स जो हैं उनके अंदर जहरीला पानी इंडस्ट्री का जा रहा है, जी, ठीक है सर। बिल्कुल जा रहा है। और हम वो सब्जियां जो खा रहे हैं वो जहरीले पानी से उगने वाली सब्जियां खा रहे हैं, हमारी नस्ल तबाह हो रही है। हम बीमारियों का आप डॉक्टर हैं, हमें जी, पता ही नहीं कि हमें क्या बीमारियां लग पता रही ही हैं। नहीं, वो कैंसर हमें उस केमिकल ज्यादा पानी से पानी लग से रहा हो है। रहा है, बिल्कुल। उसको रोकना ऐसे किसने ही है? है, आज ऐसे। एक्शन ले लिया, हैट्स ऑफ टू मरियम नवाज। एग्जैक्टली, लेकिन जो लोग साल साल से इसके जिम्मेदार हैं उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए क्या किया? अब इन कैफेज पे, जी, ये कैफेज ऐसे नहीं चलते, मैं बताता हूं। हाँ, ये जिला इंतजामिया को पे करते हैं। पे करते हैं। जिस तरह थिएटरों में मुजरा जिला इंतजामिया की मर्जी और मिली भगत से होता है, कैफेज के अंदर बेहयाई, मंशियात, ये तमाम नजायज फरोशी। ये जो वाकया हुआ है खलील रहमान कमर साहब, जी जी हमारे दोस्त हैं, जी उनके साथ जो वाकया हुआ है, जी, वो गैंग कैफे में तो बना है। कैफे में बना है ये गैंग, कैफे, ये शीशा कैफेज में ही बन रहे हैं। वही तो वो गैंग बना है। यह वहीं बैठ के इनकी डीले होती हैं, वहीं बैठकर जो है वो ये लोगों को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ये सारी वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये इनकी बेहयाई के मुंह बोलते सबूत हैं। मैं आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं कि मैं सड़क पे काम करने वाला जर्नलिस्ट हूं। ये आपने इतना बड़ा काम किया है। जी अगर आपकी वजह से थोड़ा इंतजामिया इस पे तवज्जो कर रही है जी, और कर रही इसका है। चेक शुरू हो जाएगा हाँ, और इसकी एक टाइमिंग मुख्तस हो गई है जी कि ये 12 बजे तक होगा और वहां जी एक्टिविटी क्या है, शीशे पे अगर पाबंदी है तो शीशा नहीं होना चाहिए। मुझे तो एक और बात पता चली, जी। हमारे एक बैरिस्टर है इब्राहिम, हम्म हमारे साथ शो करते हैं वकील ऑनलाइन। हम्म उन्होंने मुझे एक दिन लाहौर में मिलने वाली कैफे में चाय का बताया। अच्छा। उन्होंने कहा जी वो चाय आपने कभी पी है? मैंने कहा मसलन उस चाय में क्या खास बात है? हम्म उन्होंने कहा जी कि वो चाय पी के बंदे को सुरूर आ जाता है। हाँ आप 1 से 2 दफा चाय पी लें हाँ तो आपको डॉक्टर ने बिहा के खाने की तरह आदत पड़ जाएगी कि मैं ओदे हाथ ही खाना है, हाँ, नशा लग यस, जाएगा। नशा लग अच्छा, जाएगा। मैकेनिक को बड़ी अच्छी बनाते होंगे, हम्म कई लोगों के हाथ में हाँ, माँ जैसा वो। उन्होंने कहा माँ जैसा नहीं है वो, उस चाय में नशा मिलाया जाता है। नशा मिलाया जाता अच्छा, मैंने कहा नशा चाय में कैसे मिल सकता है? उन्होंने कहा अफ्यून और चर्स की इब्तदाई जो शक्ल है, है। अच्छा वो बीज पीस के एक पत्ती तैयार की जाती है। जी। उसमें चाय की पत्ती की मिकदार कम और उसकी ज्यादा होती है। हम्म वो चाय का जो मग्गा है, जो कप है, वो दिया जाता है। हम्म जो शख्स एक दफा वो पी लेता वो है, पीने के लिए दोबारा वो वहां पर पीने के लिए आएगा, दोबारा आता है, दोबारा वो आएगा। पीने के लिए दोबारा आता है। तो तय ये अच्छा, पाया मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन, जी उसको मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं प्रेसिडेंट हूं पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, जी कि 1000% जी आपकी स्टोरी दुरुस्त है। जी, और आपने पर्दा उठाया है जो, एग्जैक्टली और जो इंकिशाफ किया है, जी। उसके अंदर ये भी कहानियां हैं जो हमारे पास हैं। आपको पता है हमारी नौजवान नस्ल सुबह 4-4 बजे तक इन कैफों का जो है वो रुक करके बैठे रहते थे वहां पे लड़के। हम्म, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का शौहर है, वो अपनी बीवियों को घर में छोड़ के उनके साथ झूठ बोल के और इन कैफेटेरिया की चंद उन वेटरस जो कि जिस्म फरोशी का काम करती हैं, उनको ले जाकर जो है वो होटलों में। और आपको पता है कि जौहर टाउन में जिस लाइन में जो है वो ये शीशा कैफे हैं, उसी लाइन में होटल भी हैं। अच्छा, जी, ओके, यानी आप वहाँ से निकल के बड़ी आसानी के साथ जो है वो कहीं जा सकते हैं। अब ये ऐसा वावेला मचा हुआ है मेरी इस बात पर, हम्म, ऐसा जो है वो तबाहकुन जो है वो तबसरे चल रहे हैं कि एक इतना बड़ा जो है वो न्यूज़पेपर, वो जो है मेरी तस्वीर उन्होंने इतनी बड़ी करके लगाई है और उसमें लिख दिया कि जी मेरे साथ जो लड़के गए थे, उनको वहाँ की वेटरेस ने, रेस्टोरेंट की वेटरेस, आप पहले ये तो तस्दीक कर लें कि मैंने रेस्टोरेंट्स की बात की है या मैंने जो है वो शीशा कैफ़ों की बात की है। आप मुझसे तो तस्दीक करें, बगैर तस्दीक के आप खबर छाप रहे हैं। फिर आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे साथ जो लड़के गए थे, वो लड़कों को जो है वो वेट्रेस ने नंबर दिए। अब मेरी पूरी टीम है, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ, एग्जैक्टली, मैं एक एंकर पर्सन हूँ, पिछले 10 साल से मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से जो है वो रिलेट हूँ। आप मुझे बचपन से काम करते हुए देख रहे हैं। मेरा स्टार्ट ही जो है वो पीटीवी से है। तो मुझे ये बताया जाए कि एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो आप उसको रोक सकते हैं कहीं बैठने से? या उसकी टीम को आप रोक सकते हैं कि वो वीडियो ना बनाए या काम ना करे? आपने मुझ पे लड़कों के इल्ज़ामात लगा दिए कि लड़के साथ लेकर जो है वो मैं गई थी, मेरे साथ तो लड़के ही होते हैं। मैं तो मर्दों के साथ ही जो है वो काम करती हूँ। मैं लड़कियों का गैंग बनाऊँ या लड़कियों को अपने साथ रखूँ ताकि जो और मर्द हैं देखने वाले या वो लड़कियाँ जो है वो ग्रैब। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ आपको, लड़कियों से मैं क्यों ख़ाइफ़ हूँ? मैंने 2 जो है वो असिस्टेंट रखी हैं अपनी, वो ख़वातीन मेरे ही पेशेंट्स के साथ सेट होकर बाहर निकल गई हैं। मुझे बताएँ मैं क्या करूँ?
ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ मैं की करा कि ओ मतलब या मैं अल्लाह। किस तरह खवातीन नु अपने साथ रखूं, मैं कैसे नहीं, खवातीन की उनका इलाज ही हो रिस्पांसिबिलिटी गया, लूं? आपके क्लिनिक से हुआ तो इलाज ही ना, मतलब मेरे क्लिनिक से ये हरकत हो गई। रिलीफ मिल मैं गया ना। अब कल को मेरे पे जो है वो ताना आएगा कि डॉक्टर नबीहा की असिस्टेंट थी। देखे ना, एक गलत है। थोड़ा सा गुस्सा अपना हाँ उस खबर पे इसलिए थोड़ा सा देखें, रोजनामा पाकिस्तान की वो खबर है। हाँ पाकिस्तान मैंने काम किया जंग, रोजनामा जंग से पहले। मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उस्मान शामी मेरा भाई और उमर भाई सारे। ये सर थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग हुई है हाँ मिस और रिपोर्टिंग। डॉक्टर नबीहा जो है उनका वही एतराज़ जो शामी साहब ने हमेशा हमें सिखाया कि हाँ मौक़िफ़ लेना बहुत ज़रूरी है। जी तो कितना अच्छा होता उमर साहब और उस्मान भाई कि डॉक्टर साहिबा का मौक़िफ़ ले लिया जाता। हम्म तो अब ये मौक़िफ़ ही है जो वो दे रही हैं कि उन्होंने रेस्टोरेंट नहीं कहा। जी रेस्टोरेंट जो है वो एमएम आलम रोड और लाहौर में फूड स्ट्रीट और जहाँ पे फैमिलीज़ बैठी हो, ये कैफ़ेज़ हैं। आप कितना अच्छा हो कि अब इस स्टोरी का फ़ॉलो-अप जो है रोज़नामा पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे आप छापें, हम्म अपनी टीम के साथ सर्वे करवाएँ और फिर बल्कि आप जो है ना वो हम खराज-ए-तहसीन पेश करें डॉक्टर साहिबा को जी कि इन्होंने ये मामला उठाया है। तो लिहाज़ा मौक़िफ़ वाली कमी रह गई है, मान जाएँ। शामी साहब प्लीज़, हाँ लव यू। देखिए हमारे अच्छा, लिए काबिल एहतराम है शामी हाँ, साहब। हमारी जो है वो मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन हाँ। बनाई है यंग मीडिया एसोसिएशन, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनको, उनकी जिस टीम ने भी ये हरकत की है या जिस बंदे ने भी जो है वो मेरा मौक़िफ़ लिए बगैर ये गलत चीज़ जो है वो छापी है, इस पे बनता तो एक्शन है। बल्कि 1 सेकंड रुकें, हाँ मैं भूल गया उस्ताद जी इसार राना साहब तो एडिटर है वहाँ पे। हाँ तो इसार साहब के होते तो ये हो नहीं सकता। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पेपर में प्रिंट हुई है हाँ। या डिजिटल पे अच्छा है? मैं आपको एक और बात बता दूं, इसरार राना साहब के साथ जो इस वक्त डिजिटल मीडिया के लड़के और लड़कियां इन टच है ना, वो हमारी यंग मीडिया एसोसिएशन से टूटे हुए लोग हैं और ओके। मेरे मुखालिफिन हैं। हुँ। ये भी मैं आपको बता दूं, हुँ। उन्होंने एक नई जर्नलिस्ट की जो है वो तंजीम बनाई है और उनका हर वक्त एक काम होता है कि डॉक्टर नबिया की कोई बात मिल जाए, उन्होंने मेरे मुखालिफिन को साथ मिला के ये तमाशेबाजी शुरू की हुई है। और मैं ये आपके प्रोग्राम से इनको लाजमी तौर पर मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आप तमाम लोगों तक पहुंच गई हूँ कि आपने जो ये हरकत करवाई है इसका आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये हरकतें हो रही हैं। ये आपके साथ हमारी इसरार मीटिंग्स राना साहब देखें कितनी बड़ी शख्सियत अब हैं। बहुत बड़ी उनको शख्सियत। नहीं चाहिए कि वो अपने साथ ऐसे डिजिटल मीडिया के जो है वो यूट्यूबर्स को रखें कि जो किसी के खिलाफ और किसी की इज्जत पर जो है वो हमला करते हैं। ये कभी होने नहीं देंगे हम। उसकी वजह है कि आपसे खास जी तौर पे बिल्कुल मेरी अरशद अंसारी साहब की कितने अरसे से मीटिंग्स चल रही हैं बिल्कुल चल रही हैं। और आप ही की सजेशंस की रोशनी में हम इस्लामाबाद से फैसला करवा के आए हैं कि जी हमने डिजिटल मीडिया को प्रेस क्लब में मेंबरशिप देनी जी है। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल वो ऐसे। मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ हाँ कि आप मोस्ट सीनियर बिल्कुल हैं इस बिल्कुल फील्ड की, तो हम आपकी मशावरत से वो करेंगे जी और ये जो अनासर हैं, जी इनको हम गुस्सने नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल नहीं ये घुसने ये मैं देना। कह रहा हूँ, ये डिजिटल ठीक है? मीडिया के हकदार नहीं तो है। ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग और बिलो द हाँ बेल्ट ये वजह थी कि हम डिजिटल मीडिया को करीब नहीं आने देते थे, हाँ ये वजह अपनी थी। तंजीमों के और सही प्रेस क्लब्स सही के। कह रहे हैं। और हम सही कह किसी रहे हैं। सिवाय पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरल यूनियन और प्रेस हम्म क्लब के हम किसी को नहीं मानते। जी आप जो है बिल्कुल आज भी हमारा प्रेस क्लब का उसी तरह हिस्सा है। जी बिल्कुल आप बिल्कुल हमारे बिल्कुल पीएफयूजे की मेंबर हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले है। बिल्कुल ये ऐसे। मैं बीइंग ए यूनियनिस्ट कह रहा हूँ। तो इसार साहब को भी मैसेज चला गया है, जी शामी साहब को भी चला गया है। जी उनसे मैं बात भी कर लूँगा, वापस आ जाते हैं कैफ़े में। जी बिल्कुल अब जो है, ये तो मामला हो गया, ये तो तमाम जो ख़वातीन सुन रही हैं, डॉक्टर साहब ने तो हमेशा जो है ना तहलका मचाना होता है। जब आपका मियाँ फ़ोन ना उठा रहा हो, हाँ तो सबसे पहले घर के करीबी कैफ़े छापा मारें। यकीन करें और मियाँ का कप चेक करना है, कप में क्या है और गप-शप में क्या है, हाँ ये इनके लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, टेबल के नीचे ज़रूर देखना है। हम्म नीचे वाला जग जो है ना उसको चेक करना है कि ਉਹਦੇ 'ਚ पानी है कि कुछ और है। हम्म और वो जो शीशा भी पड़ा हुआ है, बदकिस्मती ये है कि वो शीशा जो है ना हुक्के की एक सिन्फ है, जी मगर यहाँ इत्तला है कि उसमें भी कोई नशा मिल जाता है। जी ऐसे ही है। अब वो ऐसे ही ये वो तंबाकू वाला हुक्का नहीं है। तंबाकू वाला हुक्का नहीं है। ये वजह है कि हम्म किस दौर में इस पे पाबंदी लगी थी जी यहाँ पे और बिल्कुल बड़ी वो बिल्कुल सख्ती है। सख्ती है। शीशा तो अलाउ ही नहीं है अलाउ ही कहीं नहीं पे है बिल्कुल। और कैफेज़ में ओपनली। और आपको पता है जो शीशा पीते हैं लोग, उनका दिमाग जो है वो माउफ हो जाता है, गुस्से का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, दूसरे सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, इंसान जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से मुख्तलिफ जहनी बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। ये शीशे के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये एज़ अ माहिर नफ्सियात मैं पूरा अकॉर्डिंगली आपके शो के तहत जो है वो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि ये आपके जिस्म को और आपके दिमाग को जो है वो रिलैक्स नहीं कर रहा,
ये माउफ कर रहा है, हम्म, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, ये ब्लड को जो है वो थिक करता है ये शीशा, जिसकी वजह से जो है वो कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, जिसकी वजह से जो है वो आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। और आप मेरे से शर्त लगा लें, मैं यहाँ बैठकर जो है वो ये शर्तिया बात कहने के लिए तैयार हूँ, जो शीशा पीते हैं लोग, उनके स्टमक के प्रॉब्लम्स भी हैं, उनके फेफड़ों के इश्यूज भी हैं, उनको सांस भी चढ़ते हैं, और उनके जो है वो कार्डिक प्रॉब्लम्स भी हैं, और वो मेडिसिन जो है वो लेते हैं, और बीपी शूट कर जाता है। नौजवान आज का कार्डिक अरेस्ट में क्यों जो है वो आ गया है, आज जो है वो हार्ट अटैक लड़कों को क्यों हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं कि आप कभी जो है वो यहाँ पर हुक्के पी रहे हैं, बैठ के शीशे पी रहे हैं, कभी आप सिगरेट पी, पहले एक सिगरेट हुआ करती थी, वही मुज़र सेहत थी, लिखा हुआ उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा मुज़र सेहत है, लेकिन वो सारी डब्बियां जो है वो बिक रही हैं, और लोग जो है वो अपना स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है वो धुएं में उड़ा रहे हैं। ये जो शीशा पीने वाले लोग हैं, जब मैंने इनसे रिसर्च की और पूछा कि भाई आप शीशा क्यों पीते हैं, बताएं कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा जी शीशे में हमें सुकून मिलता है, ये धुआं जैसे ही जो है वो हवा में आता है तो हमें इसको देखकर जो है वो अंदर से जो है वो एक पुरसुकून सा एहसास होता है। अब ये क्या साइकोलॉजी है, मुझे बताएं। गुस्से में जज्बाती लोग हैं बहुत ज्यादा। जज्बाती लोग हैं। इमरान खान तो शीशा नहीं पीते थे, इमरान खान कुछ और पीते होंगे, मुझे तो नहीं वो पता। बड़े जज्बाती, बड़े गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम्म, ऑथेंटिकली है, जिस बंदे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उसके हार्मोनल इश्यूज तो हैं ही हैं, उसकी मेंटल स्ट्रेस में तो वो डिप्रेशन में तो है ही है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है जिसमें निकोटीन है। वो चाय भी ज्यादा हो सकती है, वो सिगरेट भी हो सकती है, वो कोई नशा भी हो सकता है, वो शीशा भी हो सकता है। खवातीन में नशे का रुझान जो है ना, बढ़ रहा है वो तो मर्दों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो नौजवान लड़की हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की हैं, मैं क्यों जो है इन वेटर्सों को जो है वो कह रही हूँ, हम्म, ये दिन में जो है वो स्टडीज करती हैं अच्छा। और रात को जो है वो शीशा कैफों में जो है वो काम करती हैं। मेरी बहुत सारी लड़कियों से जो है वो बात हुई तो उन्होंने बताया कि कोई मेडिकल की स्टूडेंट है, कोई जो है वो किसी जगह पर जो है वो दिन में जॉब करती है और रात को वो दूसरी जॉब जो है वो कर रही है, और ये कोई भी लाहौर की लड़की नहीं है, ये सारी छोटे शहरों से आई हुई जो है वो लड़की हैं जिन्हें बत्तियां देख के बिगड़ गई हैं ये यहाँ पर। ये वो कहते हैं ना कि पेंडू जब शहर में नए नए आते हैं तो वो बत्तियां देखकर जो है वो एकदम से जो है वो खुश हो जाते हैं, ये वो वाले हालात हुए हैं यहाँ पर। जब लैंड क्रूजर्स में उतरते हुए लड़के देखती हैं, जब बड़ी बड़ी गाड़ियां देखती हैं, जब वो पैसे की चकाचौंध इनको दिखाते हैं, तो एक रात में वो 70,000 रुपया कमा लेंगी, जो 70,000 रुपया उन्होंने मेहनत करके जो है पूरे महीने में कमाना है। एग्री। तो फिर वो काम नहीं करेंगे जिसमें जो है वो उनको आसानी लगती है। अब मैं सबकी बात तो नहीं करती, लेकिन जो कर रही है मैं उनकी बात तो करती हूँ, और मेरे साथ किसी ने बहस नहीं लगानी इस बात पे, क्योंकि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता ये जो खवातीन है जो बाकायदा तौर पे लोगों के घर बर्बाद कर रही हैं, इनकी शक्लें भी मौजूद हैं। वो कैफेटेरिया जहां पर इनको क्यों रखा जा रहा है, मुझे बताएं, वेटर्स क्यों रखी जा रही हैं? खवातीन वेटर्स क्या काम है इनका? आप मर्दों को जो है वो वेटर रखें, मर्द मर्दों के आगे जो है वो चाय पेश करें, मर्द मर्दों के आगे खाना पेश करें, औरत जो है वो झुक के खाना पेश कर रही है, ये हमारा इस्लाम में जायज है? बड़ी बात करते हैं हम कि जी हम इस इस्लाम के ठेकेदार हैं, कभी किसी ने ये कहा है क्या? मुझे तो आप मशवरे देते हैं कि मैं सर पे दुपट्टा लेके बैठूं, तो वो औरत जो नंगी जो है वो वहां शीशा कैफे में ये हरकतें कर रही है, उसको क्या मशवरा देंगे? वो गरीब है, वो मजबूर है, वो मजबूरी में अपना जिस्म फरोशी का जो है वो काम कर रही है। मेरे बाप की डेथ हुई जब मैं 2 क्लास में थी, एक छोटी बच्ची जिसके घर का सर्कल चलाने वाला कोई नहीं, बाप का साया उठ गया, बड़ा भाई कोई नहीं, मैं फिर सबसे ज्यादा तो गलत काम मुझे करना चाहिए था। फिर सबसे ज्यादा मजबूर तो मैं थी कि मैं अपने बहन भाइयों का पेट पालने के लिए और अपना घर चलाने के लिए जो है वो इज्जत के सौदे कर देती। डॉक्टर साहबा, ये क्या कौन लड़की है जिस ये? सूबे की वजीर आला खातून हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर खातून हो, इन्वायरमेंट मिनिस्टर खातून हो, जी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट खातून हो, जी तो वहाँ खवातीन क्यों नहीं कैफे में काम कर सकती या रेस्टोरेंट में काम कर सकती? मर्दों के साथ जो है वो काम करने का और मर्दों के आगे चाय पेश करने का मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। और फिर अगर आपने जो है वो अगर आपने वेट्रेस ही रखनी है वहाँ पे, तो वो वेट्रेस जो है वो आपको क्या लगता है जो मर्द मुख्तलिफ किस्म के शहरों से उठ के वहाँ पे आ रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है या वो किस नीयत से आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि वो चाय पीने आ रहे हैं? आपको लगता है कि अगर ये वेटर्स खवातीन ना हो जी तो लोग उस कैफे में जाएंगे ही नहीं, रश ही नहीं होगा, खाली हो जाएंगे कैफे, खाली हो जाएंगे कैफे। बेयाई नहीं होगी। अभी मैंने खाली करा दिए इनके कैफे, अभी ये 12 बजे तक जो है वो करते हैं वहाँ पे, लड़कियां वेटर्स अभी भी काम कर रही हैं, धंधे इनके अभी भी चल रहे हैं, अंदर खाने चीजें इनकी अभी भी जो है वो ऑन है, लेकिन टाइम इनका कम हो गया जिसकी वजह से ये चीखो पुकार डाली हुई है इस टाइम लगदा 1,500 नशई तानू बददुआवां दे रहे हो। जो जब टुन होता होगा ना, ओए डॉक्टर नबिया, जालिम औरत क्या कर दिया हमारे साथ। मैं तो जालिम औरत ही इनको जब लगती हूँ कि पाकिस्तान में एक ही औरत है जो सारे सच्चाइयाँ ला ला के जो है वो सामने लोगों को दिखाती रहती है और बताती रहती है। नशे जो हैं, हाँ वो थोड़ा सा कभी आपने रिसर्च की है कि
अजीबो-गरीब तरह के नशे आ गए हैं अब तो। जी, जी। आइस आइस का है, नशा जी, कोकीन है, और फिर ये जो दूसरे थे, ये जो अल्कोहल वगैरह, ये तो अब बड़ा शरीफ नशा रह गया है। हाँ जी, ये तो बड़ा तो आम सी सबसे बात हो गई। खतरनाक नशा तो सारे खतरनाक हैं, सारे खत्म। सबसे खतरनाक कौन सा नशा पाया आपके पास? पेशेंट्स आते हैं चूंकि। जी, आइस का नशा जो अच्छा। आजकल लड़कियों में और लड़कों में बढ़ रहा है और नौजवान नस्ल जो है वो आइस के नशे का शिकार है। आइस का नशा जो है वो आपको बिल्कुल दिमागी तौर पे मफलूज कर देता है। आपको दुनिया जो है वो अपने मुताबिक नज़र आनी शुरू हो जाती है। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपीरियर अपने आप को फ़ील करना शुरू करते हैं और अगर खुदा ना ख़ास्ता आपको ये नशा ना मिले आइस का, तो ये आइस का नशा ना मिलने के तौर पर जो है वो कत्लो गारत भी हो जाते हैं। आपने देखा है कि बहुत से बच्चे जो है वो उन्होंने फायरिंग कर दी अपने घर में, कई वाक़यात जो है वैसे सोशल मीडिया पर आए और सारे के सारे घर को जो है वो इन्होंने जो फायर करके हलाक कर दिया। ये सब कुछ क्या है? ये मेंटल डिप्रेशन नहीं है, ये स्ट्रेस नहीं है, आपका बच्चा नशे पे लगा हुआ है। वो उस नशे में जो है वो लत है, धुत है, उसको नहीं मिल रही कोई चीज़। उसको जब आप जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करेंगे, चोरियाँ भी करते हैं ये घरों से। पैसे चोरी करते हैं, माँ का ज़ेवर चोरी करते हैं, चोरी करके जो है वो अपना नशा पूरा करते हैं। जैसे नशेई जो है वो गटर का ढक्कन पहले चोरी हुँ। किया करते थे ना, याद है जी, आपको? जी। कि जो है वो गटर गटर के ढक्कन गायब होते थे, सुबह उठते थे, वो बेच के जो है वो नशा पूरा करते थे। ऐसे ही हर घर में ये जो नौजवान नशे पर लग चुके हैं, ये माँ का ज़ेवर भी बेचते हैं, ये घरों से पैसे भी चुराते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। आप मुझसे मुझे चैलेंज करें कि भई ये नहीं हो रहा, आप झूठ बोल रही हैं। हर घर में हो रहा है, मेरे पास केसेस आते हैं ऐसे। डॉक्टर साहब, वो एक दौर ऐसा था, खास तौर पे शोबिज़ की जो मॉडल्स हुआ करती थीं, जी, और फिर इसी तरह जो मादर-पितर आज़ादी वाली लड़कियाँ जो दूसरे शहरों में जाके हॉस्टलाइज़ हैं, जी। ये ना पतला रहने के लिए, हाँ, सही ठीक कह है? रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये इस्तेमाल करती थी वो अ, चरस का। जी, अच्छा, उसके बाद फिर ये जो नशे हैं, हुँ, मेरी 1-2 रिहैब वालों से डिस्कशन हुई, जी, इनका भी मामला सारा ये है कि कोकीन का नशा भी है, उससे भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती, आइस का नशा भी है, उससे भूख नहीं नहीं लगती। लगती। अच्छा, मोस्टली केसेज़ मैंने नोट किए हैं कि पतला रहने के लिए हुँ, ख़वातीन ये जी। नशे करती हैं, ये भी हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सी जो है वो डाइट में और इस आगे नशे उसके को ले साइड जाते हैं। इफ़ेक्ट तो खौफ़नाक आप बता रही हैं, फिर क्या से क्या। बहुत खौफ़नाक है। इंसान को अपने गुस्से का लेवल नहीं पता चलता, वो अगर गुस्से में आ जाए तो किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। हुँ। लड़कियों के हाथ पे मैंने कट्स देखे हैं, वो बाकायदा ब्लेड से अपने आप को जो है वो कट लगाती हैं नशा करने वाली लड़कियाँ, क्योंकि जब ये कट लगाती हैं इनको दर्द नहीं होता। इन्हें आप तपती हुई धूप में खड़ा कर दें, आइस का नशा करने वाले बंदे को तपती हुई धूप फ़ील नहीं होगी। आप उसे सख्त सर्दी में जो है वो बाहर खड़ा कर दें, आइस का नशा करने वाला बंदा जो है वो उसको फ़ील ही नहीं करेगा, माहौल को फ़ील नहीं करेगा, मौसम को फ़ील नहीं करेगा, उसकी अपनी एक दुनिया है और वो अपनी उस दुनिया में जो है वो गर्क है। इलाज भी इसका है? इलाज भी है, इलाज है, लेकिन आइस का नशा करने वाला अगर मुसलसल, मुतवातर और ज़्यादा आइस के नशे पर लग जाए, तो उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। पाउडर के नशे से हम लोगों को निकाल लेते हैं, हम इंजेक्शन जो लगाते हैं, उस नशे से निकाल लेते हैं और इसके अलावा चर्स के नशे और ये छोटे-मोटे जो नशे हैं या अगर किसी को अल्कोहल का भी नशा है, उससे भी हम उसकी जान छुड़वा लेते हैं। इवन सिगरेट पीने वालों को भी मेरे पास ऐसी च्युइंगम्स हैं, चीज़ें हैं कि जो हम जो है वो कहती हूँ मैं कि ये आप इस्तेमाल करें तो आप ये छोड़ देंगे और ऐसा बहुत सारे जो है वो लोग कर भी चुके हैं। मेरे पास ऐसी थेरेपीज़ भी हैं कि ज़बरदस्त। जिनको अप्लाई करके जो है वो हम नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं, पॉज़िटिविटी की तरफ जा सकते हैं। बेसिकली ये सारी माइंड की गेम है। तो ये जो ट्रीटमेंट है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देती हैं? जी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है। और आपका ये नंबर जो चल रहा है हमारी स्क्रीन जी, पे, बिल्कुल। इस नंबर पे राब्ता किया जी, इस जाए? नंबर पे ही राब्ता और ये अच्छा, व्हाट्सएप नंबर है। इस अच्छा, पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना इश्यू, अच्छा। ये सब चीज़ें जो है वो डिटेल्स आप भेज सकते हैं उसके ऊपर और फिर हुँ। आपका जो है वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से फिर आपको टाइम मिलेगा। एक चीज़ जो है ना मुझे फिर याद आ गई। ये जो है ना एक कोई टैबलेट भी है, हाँ, जिसको इनकी ज़ुबान में पिल कहते हैं, डांसिंग पिल। वो डांस ही करी जा रहे हैं। जी, अच्छा, मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ, तो वो अपने ना घुटनों के ही ऑपरेशन ही करवाता रहता है। जी। तो मैंने कहा नशा-वशा वो और बज़ाहिर कोई नहीं करता। अच्छा, एक दौर ऐसा होता था कि ये पुलिस में बड़ा ट्रेंड था वो ना मुँह सूंघने का। हाँ, रोकना सही। उन्हें गड्डी रात ਨੂੰ रोकनी, हाँ, नाके लगे होते थे, जी। उन्हें सूंघना, उन्हें जो है ना वो पर्चे दे देने, जी, इवन बिल्कुल, बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। कर लेना। ऐसे ही है, अब नशे ऐसे हैं कि कोई पकड़ ही नहीं सकता कि पकड़ ही किन्ने नहीं केड़ा सकता। नशा कीता है। ऐसे तो ही वो है, पिल जो है, पिल। वो उससे ना नाच-नाच के ना इन लोगों के, वो हुँ। गोलियाँ खाने वाले, उनकी ये नीचे के हिस्से खत्म हो जाते हैं। अच्छा, हड्डियाँ भुर जाती हैं, हुँ। हड्डियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, हड्डियों के अंदर जान नहीं रहती, इंसान का जिस्म जो है वो पिंजर बन जाता है, गोश्त खत्म होना शुरू हो जाता है और
जो चेहरा है या जिस्म है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है डांसिंग पिल से, क्योंकि 8-8 घंटे मुसलसल नाचते हैं ये डांसिंग पिल करके, और उसमें इतना ज़्यादा जो है वो डांस किया जाता है कि एक कैपेसिटी होती है, ज़ाहिर है ह्यूमन साइकोलॉजी भी ये कहती है और ह्यूमन नेचर भी है, और फिर आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो एक हद तक जो है वो बर्दाश्त कर सकती है। एक्सट्रीम लेवल पर जब आप जाएँगे तो फिर आपकी टाँगों में ही दर्द होगा और आपकी जो है वो हड्डियाँ ख़त्म होंगी अंदर से। ये नशा जो है ना साइलेंट किलर है। ये डांसिंग पिल और साथ में ये आइस का नशा, ये साइलेंट किलर है। ये आहिस्ता-आहिस्ता मारता है बंदे को। ये यकदम जो है वो इससे मौत वाक़या नहीं होती। या आप इसकी डोज़ ज़्यादा ले लें तो अक्सर औक़ात जो है वो आपका दिल बंद हो सकता है। इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। ज़ाहिर है दिल बंद हो गया तो आप जो है गए इस दुनिया से, आपकी अगर हड्डियाँ भुरना शुरू हो गई तो आप जीते जी जो है वो एक मुर्दे की ज़िंदगी जो है वो आपकी रह जाएगी, क्योंकि आपसे उठा ही नहीं जाएगा, कोई काम ही नहीं किया जाएगा। आपका जिस्म जो है वो पीला पड़ रहा है, आपके अंदर खून की कमी होगी, एचपी लेवल डाउन हो गया आपका, तो फिर आप कैसे जो है वो सर्वाइव कर पाएँगे? इसीलिए मैं पहले जो है वो जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, तो उसकी दिमागी हालत तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट भी करवाते हैं। और बाकायदा तौर पर जो है वो उन टेस्ट से जो है वो ये साबित होता है कि ये नशा वगैरह तो नहीं इस्तेमाल करता। अगर इसको स्ट्रेस या एंग्जायटी है तो किस वजह से है, कोई बिहेवियरल इश्यू है या फिर कोई नशे का भी कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि अक्सर औक़ात होता ये है कि जब हम काउंसलिंग सेशंस दे रहे होते हैं, तो लोग ये बात छुपा जाते हैं। लोग नहीं बताते कि वो नशा करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा शाउट करते हैं या वो एग्रेसिव होकर जो है वो अपने बीवी को या अपने शौहर को जो है उसके साथ जो है वो बदतमीज़ी का इज़हार करते हैं। ख़वातीन भी पीटती हैं अब तो शौहरों को। ऐसे भी केस आए मेरे पास कि जो है वो शौहर बेचारे भी जो है वो ख़वातीन के हाथों तशद्दुद का निशाना बने हैं। करीना कपूर ने सैफ अली खान को मारा बड़ा। देख लें आप ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों हो रही हैं? ये इसलिए हो रही हैं कि जब आप एक अपने आप को सुपीरियर शो करते हैं और आप जब किसी भी नशे की तादाद अपनी ज़िंदगी में बढ़ा देते हैं, वो किसी भी किस्म का नशा हो, दौलत का हो, शोहरत का हो या आप दूसरा नशा इस्तेमाल कर रहे हो, नशा कोई भी हो गलत है। ज़िंदगी अच्छा, बर्बाद कर देता है। इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ भी करती हैं आप? जी, मैं करती जैसे हूँ। ये स्टोरी हमने डिस्कस की आज जी, बड़ी डिटेल के साथ। जी। तो थ्रेट-व्रेट भी आता है फिर साथ? गार्ड-गुर्ड रखती हैं, क्या करती हैं? कोई गार्ड नहीं है, मेरा अल्लाह मेरा गार्ड है। अच्छा, कोई गार्ड नहीं है। जिसमें फ़ोन-शोन आते हैं कभी? फ़ोन-शोन आते हैं, धमकियाँ? प्राइवेट नंबर से बहुत कॉल्स आती हैं और धमकियाँ भी आती हैं कि जी हम तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहती हूँ भाई मैं इधर बैठी हूँ, लाहौर शहर में रहती हूँ। जिसने जो करना है ना आप आराम से कर लें। मैं नहीं करूँगी, मुझ जैसा कोई और सामने आ जाएगा। आप मुझे मार के अपना गन तो जारी रख सकते हैं, लेकिन हर दौर में जो है वो फ़िरौन को मारने के लिए मूसा आता है और ये होता है। इसलिए हम हक और सच पे मरेंगे। मुझे मरने से डर नहीं लगता। शहादत की मौत मरूँ ना, ऐसे आम मौत मरने का क्या फ़ायदा? कभी किसी ने फ़ोन किया हो कि डील कर लें हमारे साथ, रोक दें स्टोरी, दोबारा इस पे प्रोग्राम नहीं करना, दोबारा इस पे बात ना करें, कुछ ऑफ़र्स जी, हुई हों? जी ऑफ़र्स होती हैं। करोड़ों रुपए की ऑफ़र्स हुई, लैंड क्रूज़र्स की भी ऑफ़र्स हुई, घर की भी ऑफ़र्स हुई। मेरे लिए मेरा ईमान और मेरे लिए वो कम पैसे जो मैं अपनी इज़्ज़त से कमाती हूँ बहुत है। मुझे कोई लैंड क्रूज़र नहीं चाहिए ऐसे पैसों की कि जिस पे मैं किसी को ब्लैकमेल करके करूँ। मैं हक और सच की आवाज़ उठाती रहूँगी। जहाँ किसी का घर बर्बाद हो रहा है, मैं उसके खिलाफ भी जो है वो खड़ी होंगी। जहाँ ये लड़कियाँ जो जिस्म फ़रोशी का काम करती हैं, मैंने आपके फैसल टाउन, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन वीडियोज़ पड़ी हुई हैं मेरी। गाड़ी में चलते हुए जो है वो इन लड़कियों को पकड़ा है। इनके पीछे जो है वो पूरा का पूरा गैंग होता है। हाँ। जैसे ही जो है वो इनके साथ किसी लड़के की जो है वो डील होती है, उसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो आदमी लग जाता है। मेरे पास वीडियोज़ पड़ी हैं। मैंने सारा जो है वो मैं तो यही काम करती हूँ भाई, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो अंदर से यही चीज़ें निकालती हूँ कि ये दुनिया जा किस तरफ रही है और ये हो क्या काम रहा है। मतलब ये लोग क्या हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या है, ये करना क्या चाहते हैं। 2000 रुपए पे डील होती है, कम से कम में 2000 रुपए पे डील होती है और 2000 से 1500 पे भी आ जाती हैं, 1000 पे भी आ जाती हैं। मैं गाड़ी के पीछे जो है वो छुप जाती हूँ और मेरी जो टीम होती है वो आगे से इनसे डीलें जो है वो मार रही होते हैं ओके। और वो उनको पता नहीं होता, वो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। मेरा कैमरा कहीं भी ऑन हो सकता है। मैं किसी की भी रिकॉर्डिंग करके जो है वो ऑनर कर सकती हूँ, लेकिन मैं काम वही करती हूँ जो माशरे के लिए गलत है और मैं सामने वही चीज़ें लेकर आती हूँ जिससे हमारा माशरा बिगड़ रहा है, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। कायदे-आज़म ने कहा कि नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं पाकिस्तान के लिए। हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो तोड़ी जा रही है। आपको पता है साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुका है। किसी भी मुल्क को अगर बर्बाद करना हो तो पहले उसकी मईशत को बर्बाद करो, दूसरे उसकी नौजवान नस्ल को बर्बाद करो। आज आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो नशा सप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पे बेरारवी और बेहयाई जो है वो आम हो चुकी है, आपको क्या लगता है कि ये प्री प्लान्ड साजिश नहीं है? ये एक साजिश है। ये इसराइली साजिश है, जिसने हमारी औरतों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर सकें।
जिसने हमारी औरतों को जो है वो इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम कोई जो है वो शुजाअत और बहादुरी में जो है वो इतने आगे बढ़ जाएं कि वो औरतें जिन्होंने मौला अली की जो वालदा, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा, जिन्होंने किरदार पे काम किया, जो बीबियां, पाक बीबियां, हमने वो औरतें छोड़ी नहीं अपने पास। किसी भी औरत का किरदार पूरी नस्ल बनाता है, पूरी नस्ल बनती है किसी औरत के किरदार से। माँ अच्छी हो ना, नस्ल अच्छी होती है। नेपोलियन कहता है तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी नेशन दूंगा। मुझे बताएं किधर है हमारे पास अच्छी माएँ? आज बच्चों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, माओ की, बाप की ट्रेनिंग की जरूरत है। बाप बच्चों के सामने ही जो है वो दूसरी शादियां कर रहे हैं, जवान बच्चे हैं और अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की से जो है वो शादी की हुई है। क्या ये आप सही कर रहे हैं? तो आप अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो ये ठीक कर रहे हैं? नहीं तो 4 शादियों की इजाज़त तो नहीं, है 4 ना? शादियों की इजाज़त है, लेकिन अपनी बेटी की उम्र की बच्ची से जो है वो शादी की इजाज़त जो है वो नहीं है। ये कहीं नहीं इस्लाम में लिखा कि आप जो है वो बेटी भी जवान है और उसी तरह की जवान लड़की जो है वो आप उसकी माँ लाके बिठा दें, ये उसकी मेंटल हेल्थ ब्रेक करेगी असल चीज़। में बाबा डर रहा होता है कि पहले ही जो है ना इतनी बीमारियां काट-काट के पहले वाली मरी है, फिर मैं इस एज की कर लूँगा, फिर उसको सँभालता फिरूँगा। नहीं, ऐज की बात ये नहीं भी तो है, इश्यू है मैडम। ऐज की बात नहीं है। बात सिर्फ़ ये है कि 4 शादियों की इजाज़त दी क्यों गई? मजबूरी में आप किसी का सहारा बन जाएँ, आप किसी बेवा को जो है उससे निकाह कर लें, आप किसी जो है अकेली औरत को जिसको खतरा हो अपनी जो है वो इज़्ज़त के जाने का, उस औरत को जो है वो प्रोटेक्शन दे पैसे की दें। ज़्यादती नहीं है जड़ तमाम इन मसाइल की, जिस बंदे की रोटी नहीं पूरी होनी, तो उसने कहाँ कुछ दूसरी शादी करनी और उसने कहाँ जो बेटी की एज की लड़की ब्यानी है और उसने क्या करना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पैसा इंसान के पास ज़्यादा आ जाता है तो अकल कम हो जाती है। इंसान उस पैसे को खर्च करने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करता है। हुँ, बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह के रास्ते पे चैरिटी कर रहे हैं या लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मुझे बताएँ आपके माशरे में कितने मर्द हैं जो बहन बना के किसी को जो है वो सपोर्ट करते हैं? आपके इस मीडिया में बाहर इधर-उधर मेरे बहुत भाई हैं, हुँ, सारे भाई हैं। मैंने सब भाई बनाए इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। हुँ। मैं अगर जो है वो यहाँ पे दोस्तियाँ यारियाँ लगाती लोगों के साथ, तो शायद जो है वो यहाँ पर मेरे पास बहुत कुछ होता। प्रपोज़ल आए कभी बहुत प्रपोज़ल्स आते हैं, अभी दोस्तियों भी यारियों आते के? हैं। क्या कहते हैं? अभी भी आते हैं प्रपोज़ल्स तो आते हैं लेकिन आपको देखना पड़ता है कि आप किस सिमत जा रहे हैं और अवाम किस सिमत जा रही है, लोग किस सिमत जा रहे हैं। मुझे पाकिस्तानी मर्द की मेंटालिटी पसंद नहीं है। अच्छा। मैं पाकिस्तानी मर्द को जो है वो एप्रिशिएट करती हूँ, उनकी इज़्ज़त करती हूँ, भाई, बेटे और बाप के रूप में जो है वो उनको देखती हूँ। लेकिन अगर मुझे शौहर चूज़ करने की इजाज़त मिले और मुझे लगे कि मुझे एक शौहर जो है वो अच्छा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, मैंने अगर आगे जो है वो सर्वाइव करना है, तो मैं समझती हूँ कि एक ऐसा मेंटालिटी वाला शख्स जो सच बोलता हो, वो मैं कहाँ ढूँढूँगी पाकिस्तान में बताएँ? जो सच बोलता हो, जो मेरी तरह ना डर हो, सच बोलता हो, हक पे कायम होता हो और जो धोखा ना दे, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है वो धोखा नहीं देता। यहाँ तो हर लड़के की 4-4 गर्लफ्रेंड्स हैं। हर बंदा जो है वो अभी आप जो है वो एक शख्स के साथ जो है वो रिलेशनशिप में आए, तो दूसरा जो है वो 4 औरतों से जो है वो और भी जो है उनको रिलेशनशिप में ला रहा होगा। फ़रिश्ता ढूँढ रही हैं? बस मैं डॉक्टर साहिबा, अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊँ? कौन बनेगा मेरा पति तो समझ आता है, फ़रिश्ता किथों लेके आई ऐसी? तो बस आप समझ जाइए कि फिर डॉक्टर साहिबा अकेली ही रहेगी। फरिश्ता तो कोई है नहीं, तो फिर बस अकेले ही ज़िंदगी गुज़ारनी है इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, मरहुमा वालदा जो हैं, जी, उन्होंने नहीं कभी मना किया कि बेटा की हो गया, तू डॉक्टर है, हाँ, ये क्या काम शुरू कर दिया है? ये जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन और फड्डे और लड़ाइयाँ, झगड़े, जी, ब्रेकिंग स्टोरियाँ जी। क्यों? बहुत मना करती थी अच्छा। और कहती थी कि ना किया करो ऐसे, हमें तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अज़ीज़ है, हुँ, यहाँ लोग दुश्मन बन जाते हैं, लोग जान के दुश्मन बनते हैं, तो मेरे लिए तो सिर्फ़ सारा कुछ तुम ही हो और घर को भी तुम ही जो है वो देखती हो, सबके लिए तुम ही सब कुछ हो, तो फिर अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तो मैं अम्मी को एक ही बात करती थी कि अम्मी अगर मेरा साँस बंद हो जाए, तो हुँ, फिर आप क्या करेंगी? हुँ, अगर मुझे अगली साँस ना आए, तो फिर आपका इख्तियार है अगली साँस पे। अल्लाह के यहाँ तो हमने जो है, वो साँस का भी इख्तियार नहीं हमारे पास। बंदा तो इतना बेबस है, तो क्यों ना शहादत की मौत मरूँ? क्यों ना कोई मुझे गोली मारे इस बात पे कि मैंने हक और सच की आवाज़ बुलंद की थी और किसी ने मुझे गोली से उड़ा दिया। तो आपको ये खुशी होगी या आपको ये खुशी होगी कि आपकी बेटी जो है वो हार्ट अटैक से मर गई? लफ्ज़ों की चतरोल करती हैं हमेशा या चपेड़ मारी कदी किस्म थप्पड़-शप्पड़ कोई वाकया? सच बताना है? हाँ, हाँ, सच। आप बोलती सच हैं तो फिर इसलिए पूछ लिया आपसे। बड़े थप्पड़ पड़े हैं लड़कों को। अच्छा, हुँ, कोई हमें 1-2 बताएँ। दाँत भी तोड़े हैं। अच्छा, हाँ, दाँत ही तोड़ दिए? हाँ, दाँत भी तोड़ देती हूँ। तो वो तो पेस्ट नहीं करता था? अच्छा, असल में मैं ना यूनिवर्सिटी में जब पढ़ती थी तो मैं यूनियन की प्रेज़िडेंट थी। हेलो,
तो वो यूनियन का प्रेसिडेंट फिर किस लेवल पे होता है आपको पता है, वो तो किसी को भी थप्पड़ जड़ देता है। अच्छा। तो मैं लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, लड़कों से कभी मेरी दोस्ती नहीं हुई। लड़कों को मैं सिर्फ़ भाई बोलती थी और भाई समझती थी और भाई ही बस लेवल पे रहते थे। तो मैंने कभी ज़िंदगी में जो है वो ये कोशिश नहीं की कि ये लड़का जो है मुझसे फ्री हो, हुँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मेरा एम था डॉक्टर बनना, कुछ करना हुँ, और अपनी माँ-बाप का नाम रोशन करना और अपने बाप की इज़्ज़त पर कोई आँच ना आने देना। हुँ, कल को कोई ये ना कहे कि डॉक्टर नबिया जो है या ये नबिहा जो है, ये इसका करैक्टर अच्छा नहीं है। हुँ, आज मेरे दुश्मन भी गवाही देंगे इस बात की। दुश्मन मेरे जितने मर्ज़ी मुखालिफ हों, लेकिन वो एक चीज़ की गवाही लाज़मी देंगे कि इस बंदी का करैक्टर जो है वो पाक है, एग्री। साफ़ है। इसने कभी जो है वो ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लिया, कभी जो है वो मीडिया में काम करने के लिए किसी का सहारा नहीं लिया। कब मैंने तो किसी के साथ बैठ के चाय भी नहीं पी। हुँ, तो मैं मतलब इसकी भी जो है वो नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। इतना ही मज़बूत, इतना ही एक औरत को डिटर्मिनेंट होना चाहिए और इतना ही बहादुर होना चाहिए और ऐसी डिटर्मिनेंट और बहादुर औरत के साथ मर्द नहीं चलता। मर्द को जो है वो दबी हुई, सिसकी हुई, आगे से बोले ना, ज़ुबान नहीं चलानी, ऐसी औरत चाहिए कि जो बस कहे कि ठीक है जी, आप ही ठीक है। तो मुझे फिर मेरा इस वज़ह से लड़कों के साथ नहीं हुआ। हाँ, एक दफ़ा दाँत तोड़े थे एक लड़के के, उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया था। अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि मैं दुपट्टा क्यों नहीं पहनती। हुँ। आज मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जी, प्लीज़। मैं जॉब करती थी और अपने ऑफ़िस से निकल रही थी। हुँ, कमीज़ शलवार और दुपट्टे में ही होती थी, हमेशा सर पे दुपट्टा लेती थी। मैंने कभी सर से दुपट्टा नहीं उतारा था। पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद गुज़ार भी थी, सारा कुछ। हर चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो मेरी माँ ने मुझे सिखाई और मेरी वालिदा नकाब करती थीं, बुर्का पहनती थीं। उन्हें आज तक कभी किसी ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। वो इस तरह से वो सैयद फ़ैमिली से उनका ताल्लुक था। तो मैं हम अब्बू की तरफ से हम पठान हैं और अम्मी की तरफ से सैयद हैं। तो दोनों ही फ़ैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिसमें ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं और ये तो दुपट्टा उतारने की तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं कि सर पे दुपट्टा और नकाब और ये सब चीज़ें। मेरी सारी कज़न्स कभी टीवी पर नहीं आई, कभी उन्हें किसी ने नहीं देखा और इज़्ज़त से उनकी शादियाँ हुई और अपनी घरों में जो है वो खुश हैं। मेरे पे मजबूरियाँ इतनी पड़ गई थी कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई तो मुझे अपने बहन-भाइयों के लिए निकलना पड़ा। तो लेकिन मैंने इज़्ज़त से काम किया, मेरी आँख में हया थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है। मैं अल्लाह से जो है वो डर के ये बात करती हूँ, कोई छोटे-मोटे मुझसे जो है वो गुनाह सरज़द हो गए हों तो उसकी मैं नहीं कहती, लेकिन मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया कि जिस पर मुझे ये शर्मिंदगी हो कि मैंने अल्लाह को आगे जाकर जो है वो इसका जवाब देना है। तो मैं ये समझती हूँ मैं ऑफ़िस से निकल रही हूँ और ऑफ़िस से निकल के नीचे बाइक पर एक लड़का बैठा हुआ है। मेरे सर पे ऐसे करके दुपट्टा था और पीछे जो है वो उसका एक पल्लू जो है वो पीछे लटका हुआ था। मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ी हूँ तो उसने मेरा दुपट्टा खींच लिया। सारा दुपट्टा उसने मेरा जो है वो खींच लिया, मेरे सर से दुपट्टा उतर गया और मैं बगैर दुपट्टे के सड़क पे खड़ी हूँ। मुझे उस वक़्त मुझे नहीं समझ आई कि मुझे उस वक़्त हुआ क्या है। जिस वक़्त मेरे दुपट्टे को उसने खींचा, मैंने पीछे मुड़कर उसको थप्पड़ मारा है। हुँ, वो थप्पड़ उसको पड़ा है और उसके यहाँ के ये 2 दाँत निकल गए। हुँ, वो खून उसका जो है वो बहना शुरू हो गया। मेरे एक थप्पड़ मारा है, हुँ, लेकिन मैंने उस वक़्त एक नारा ज़रूर लगाया था हुँ, और वो नारा था या अली मदद। हुँ, और मैं आज भी या अली मदद कह के जिसको थप्पड़ मार दूँ ना, मैं उसके मुँह का ज़ाविया बदल दूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने किरदार पे काम किया है। मैंने हमेशा अपनी ज़ात पे काम किया है और मेरी तरफ गंदी नज़र उठाने वाले का मैं मुँह भी तोड़ना जानती हूँ और दाँत भी तोड़ना जानती हूँ। तो मैं इस तरह भी कर लेती हूँ। तो उसके दाँत तोड़े, वहाँ पुलिस आ गई, उसने 15 पे कॉल कर दी कि इसने मुझे मारा है और दाँत तोड़े। आपको पता है दाँत तोड़ने पे पर्चा है। अच्छा। तो वो पुलिस वाला आके पहले मुझे देखता है, उस टाइम मैं बड़ी पतली-दुबली सी होती थी, स्टूडेंट थी, पढ़ाई कर रही थी और साथ जॉब भी कर रही थी। ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी, घर का खर्चा सी चीज़ें सब मेरी ऊपर ज़िम्मेदारी थी। मुझे लड़कों का कोई क्रेज़ नहीं था, कोई मामला मुझे पता ही नहीं था, मैं इनकी तरफ जाना ही नहीं चाहती थी। उस लड़के ने कहा जी इसने मेरे दाँत तोड़े हैं, इसने मुझे मारा है। पुलिस वाले ने कहा, "ए तुसी मारे हैं? मिस जी तुसी मारे हैं?" मैं कहा, "जी मैं मारे हैं।" "ਤੁਹਾਨੂੰ पता है इत्थे एदे उत्ते पर्चा है?" मैंने कहा, "तुम्हारी बहन का अगर कोई दुपट्टा खींचे, तो तुम उसके दाँत तोड़ोगे या उसका गला दबाओगे? मुझे हुँ, सिर्फ़ इतना बता दो।" उसने कहा, "इसने तुम्हारा दुपट्टा खींचा है, हुँ, इसने ये किया है, मैडम जी 2 दाँत और तोड़ दें इसके।" हुँ, पुलिस वाले ने जो है वो खड़े होके कहा, कहता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इतनी हल्की-फुल्की सी हैं, इसके दाँत कैसे टूट गए? हुँ, इतना आप में ज़ोर है। मैंने उसे पुलिस वाले को वहाँ पे खड़े हुए कहा कि मैंने या अली मदद का नारा लगा के इसके दाँत तोड़े, मुझे नहीं पता। हुँ, जिसने जो है वो दीवार को लरज़ा दिया था, हुँ। उसका नारा लगा के मैं इसके दाँत नहीं तोड़ सकती थी। मुझे क्या पता ये थप्पड़ इसको किसने मारा है? मुझे तो नहीं पता। मुझे नहीं पता मुझ में ताकत कहाँ से आई। मैंने तो आज से पहले किसी मर्द को थप्पड़ ही नहीं मारा। हम कोशिश करेंगे आइंदा इंटरव्यू ज़ूम पे कर लिया करें आपसे। स्टूडियो आने की कोई ज़रूरत नहीं। डॉक्टर नबिया, आप हम आपका डर गई। आपका हमारा राब्ता फ़ोन पे रहेगा। ज़ूम पे हम इंटरव्यू किया करेंगे
और वो ऑनर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी का क्या फायदा, हमें क्या आप इसमें डाल रही नहीं हैं सब आपने पूरे पाकिस्तान को डरा दिया पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए मर्द भी बेचारे डर जाएंगे नहीं, जूम पे, कि ये दांत तोड़ देती है जूम पे। अच्छा, तो हाँ साफत कर ली जी आपने, डॉक्टरी कर ली, जी माशरे के सुधार का जो है वो आप सोशल एक्टिविस्ट बेड़ा हूँ उठा के आप फिर रही हैं। हाँ क्या करना है अब? कुछ भी नहीं करना, पता नहीं क्या करना है। अब जो हम्म, कर रही हूँ खिदमत खल्क कर रही हूँ, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है, मदद करनी है और इतना कामयाब होना है हम्म, कि सड़क पर मेरी ये ख्वाहिश है। चले मैं आज आपके प्रोग्राम में बता देती हूँ। ये जो सड़क पे बैठे हुए लोग हैं ना, हम्म, शेल्टर होम भी बन गए, स्ट्रीट चिल्ड्रंस के लिए जो है वो इन्होंने प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ भी बना दिए। लेकिन फिर भी हमारी आवाम के बहुत से बुज़ुर्ग, बहुत से लोग सड़कों पे पड़े हैं। वो लोग जो किराए पर रहते हैं और उनके पास किराया देने के पैसे नहीं हैं, बिलों की नज़र हो जाती है उनकी सारी सैलरी। मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं इनके लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। मैं सड़क पे किसी शख्स को बैठा रहना नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उनके पास अपनी छत हो, उनके पास अपना काम हो। मैं उनको इतना पोटेंशियल देना चाहती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकें। उनके अफ़सुर्दा चेहरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते अक्सर 5 लाख औक़ात। घर बना रही है मरियम नवाज ऐसे लोगों के लिए। आपको पता है वो 5 लाख घर बन रहे हैं उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी जो है वो पहले से वो जगह मौजूद है, ज़मीन मौजूद है। जिसके पास ज़मीन का टुकड़ा ही मौजूद नहीं है, वो क्या करेगा? अच्छा, उस पे लोन मिलेगा जी, उस पे बिला लोन सूद? मिलेगा। अच्छा, जी, उस पे लोन मिलेगा और अगर आप लोन अदा नहीं कर सकते तो वो गवर्नमेंट ले लेगी। अच्छा, जी, लेकिन ये अच्छा काम है, अच्छा इनिशिएटिव है कि चलें जिनके पास जगह मौजूद है उन्हें घर अच्छा। बनाने लेकिन का मौका मिल रहा है। सिंध हुकूमत ने जो है ना, उनको दूसरा मॉडल दिया है अच्छा, सलाम मुतासरीन को। हुँ, उनका भी क्लेम है कि उन्होंने लाखों घर बनाए हैं, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुँ, हमें दावत दी है कि आप आके विजिट करें। जी, तो वो सुना है कि वो बिल्कुल जो है ना वो ज़मीन भी उनकी, हुँ, ऊपर जो है ना तामीर भी उनकी, हुँ, और यूँ चाबियाँ वो बाँट रहे हैं वहाँ पे, सिंध सही, हुकूमत। सही, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी हमारी एक तकरीब में परसों उन्होंने वहाँ पे बताया है। जी, तो अच्छा, आप खिदमत खल्क करना चाहती हैं। ये जो खिदमत खल्क है, हुँ, ये ज़ाती हैसियत में चलती-फिरती डॉक्टर नबिया अली खान करेंगी? इसके लिए कोई ट्रस्ट कायम करेंगी? जी। कोई एनजीओ बनेगी? कैसे होगा? अभी तो इंडिविजुअली काम कर रही हूँ, जो अपनी पॉकेट मनी होती है, जो कमाती हूँ उसका एक हिस्सा जो है वो ऐसे लोगों के लिए निकालती हूँ जो अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकते। कुछ बच्चे भी हैं जिनकी तालीमी अखराजात मैं उठाती हूँ, ये अपनी जेब से करती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके शायद मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि शायद लोग जो है वो इस चीज़ को समझें कि जिनके पास इतनी सैलरी पैकेज उनका नहीं है, घर के रेंट हैं, बिल है, अक्सर वो भी अदा कर देती हूँ, बच्चियों की शादियाँ भी करवा देती हूँ। ये सब मैं अपनी पॉकेट मनी से करती हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता, ना मैं किसी से माँगती हूँ कि जी मुझे दें, मुझे पैसे दें, मैंने फलाँ ये करना है। कुछ 1-2 दोस्त थे जिनसे जो है वो मैं पहले कह दिया करती थी लेकिन उन्होंने भी फिर हाथ खींच लिया, तो उसके बाद हमने बात ही नहीं की फिर। किससे इंस्पायर होके ये करती हैं? अपने इर्द-गिर्द आजकल देखती हैं आपके अलावा कोई ख़वातीन जो लोगों की इस तरह मदद कर रही होती हैं, लोगों की टेक केयर कर रही होती हैं? कुछ नाम लेना चाहेंगी? बहुत सारी ख़वातीन हैं, मदर टेरेसा मेरी जो है वो आइडियल हैं, हाँ, जिस तरह उन्होंने इंसानियत की खिदमत की। फिर जो है वो अगर आप ये कह लें एंजेलिना जूली को देखें, उन्होंने कितनी इंसानियत की खिदमत की, उन्होंने काम किया। फिर अगर हम पाकिस्तान में देख लें तो हमारी बहुत सारी ऐसी जो है वो बड़ी ख़वातीन हैं, बिल्किस ईदी को देख लें, उनसे बड़ा जो है वो ट्रस्ट कोई नहीं चला सकता पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ी खातून जिन्होंने जो है वो अपने शौहर का साथ दिया। एक बीवी की असल जो तस्वीर है ना, वो बिल्किस ईदी है। हुँ, उन्होंने जिस तरह अपने शौहर का मुश्किल वक़्त में भी साथ दिया, आज लावारिस लाशों का वारिस जो है वो ईदी सेंटर है। आप हुँ, सोच सकते हैं, वो लावारिस लाशें जो पड़ी हुई सड़ रही होती हैं सड़क के ऊपर, हुँ। उन लावारिस लाशों को उठाकर जो है वो कफ़न-दफ़न का इंतज़ाम भी करते हैं। ये बनना चाहती हूँ मैं। मैं कुछ अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। मैं ट्रस्ट बनाऊँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है, हुँ। मुझे पता ही नहीं मैंने क्या करना है। बस मैं अल्लाह से हमेशा ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे मशहूर आपने कर दिया, इज़्ज़त भी दे दी, अब इतनी दौलत और इतना कैपेसिटी भी दे दें कि मैं दुनिया में किसी को जो है वो तकलीफ़ में मैं देख ही ना सकूँ। हुँ। लोगों की तकलीफ़ें जो है वो दूर करने के लिए मैं सबकी तकलीफ़ें तो नहीं दूर कर सकती, इंडिविजुअल क्या करूँगी, एक अकेली बंदी हूँ। लेकिन जितने लोगों का भी साथ दे सकूँ, मैं देना चाहती हूँ। और अपनी अम्मी के नाम पे ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ, उसके लिए बहुत जल्दी जो है वो मैं आगाज़ करूँगी। आप जैसे जो भाई हैं मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आपकी सपोर्ट से, मीडिया की सपोर्ट से हम इसको जो है वो आगे लेकर आएँगे। हॉस्पिटल बनाने का भी सोचा हुआ है। ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लान्ड हैं। अल्लाह करे कि इस पर आगे आने वाले कल में जो है वो लोग भी जो मेरा साथ देना चाहते हैं, वो भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं, जो हमें जगह दे सकते हैं।
जो काम हम खुद करेंगे। लोग हमारे पास मौजूद हैं, सिर्फ हमें जगह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, चीज़ें चाहिए कि हम जो है वो प्रॉपर तरीके से लोगों को अकोमोडेट कर सकें, क्योंकि हमें आवाम के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। अभी भी मैं जर्नलिस्ट की एक तंजीम चला रही हूँ, यंग मीडिया एसोसिएशन, उसकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्रेसिडेंट हारिस खोखर हैं। हम दोनों मिलकर जो है वो यंग जर्नलिस्ट को एजुकेशन फराहम कर रहे हैं। उनके लिए जो है वो वाईडीए के साथ, यंग डॉक्टर एसोसिएशन के साथ हमारा कोलैब है। कुछ हमारे जो है वो हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज की सहूलतें देते हैं। वो इलाज जो 15-15, 20-20 दिन लेट हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने लेट हो जाता है, ऑपरेशंस होने हैं और उसका टाइम नहीं मिल रहा, वो हम यंग डॉक्टर्स के साथ मिलकर जो है वो उनको टाइम लेके देते हैं, उनकी फैमिली को अकोमोडेट करते हैं, उन यंग जर्नलिस्ट को अकोमोडेट करते हैं। जो हमारा मेंबर होगा, उसे लाहौर शहर से लेके पाकिस्तान के आखिरी कोने तक कोई तकलीफ नहीं होगी। इलाका गैर में भी उसका कोई मसला हुआ ना, तो डॉक्टर नबिहा खुद खड़ी होगी। और हमने बहुत सारे लोगों को जो है वो बाजियाब भी कराया, थानों में भी जाके बैठ जाती हूँ। जब हमारा कोई बंदा जो है वो पकड़ा जाता है, हमारा कोई जो जर्नलिस्ट जब किसी पर आँच आती है, तो फिर डॉक्टर नबीहा आपको थानों में भी मिलेगी, डॉक्टर नबीहा आपको सड़क पे भी मिलेगी, डॉक्टर नबीहा आपको जो है वो ऐसे शीशा कैफ़े में भी दिखाई देगी, जहाँ की जो है वो असलियत मैंने लोगों के सामने लानी है। डॉक्टर नबीहा से आपकी कहीं भी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर नबीहा ने बैठना तो है नहीं सुकून से, कुछ ना कुछ करते रहना है एज़ अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। तो मुझे माहिर नफ्सियात तो अल्लाह ने बना ही दिया, ये तो मेरा एक शोबा मेरे साथ चल ही रहा है, एक डॉक्टर के तौर पर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है लोगों की खिदमत करने में और गंदे लोगों को बेनकाब करने में, गलत और बुरे लोगों को बेनकाब करने में। उनकी मैं दुश्मन हूँ और वो मेरे दुश्मन हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, दिल तो नहीं चाह रहा। नाज़रीन, जब कोई बच्चा खराब होने का सोचेगा तो माएँ कहेंगी कि बेटा सो जा, डॉक्टर नबीहा आ जाएगी। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। बड़ा ज़बरदस्त कैरियर डॉक्टर नबीहा का, और हर तरह का उतार-चढ़ाव उस कैरियर का हमने डिस्कस किया। दबंग डॉक्टर नबीहा अली खान और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।